गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल है? गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल है? गुड इवनिंग सर। सब ठीक ठाक? 6 बजे से 7 के बीच ब्रेक रहेगा। अरे सब ठीक ठाक क्या? फिर एक बाद 9 बजे हम ये क्लास अरे शेड्यूल हाँ एकदम मस्त। ओके मस्त है सर। ओके चलो आगे चले, फिर सब ठीक ठाक है, आगे चलते हैं सर। चलो आगे चलो, आप आगे बढ़ो सर, हम आपके साथ साथ आ ही रहे हैं पीछे। यस सर। चलो एक क्वेश्चन जिस पे बेटे हमने बड़ा भारी डिस्कशन किया था, लेकिन आखिरी में समझ में आया कि नहीं सर इस क्वेश्चन को आज नहीं समझेंगे, इस क्वेश्चन को कल समझेंगे। हेलो सर बेटे। सृष्टि वेरी गुड इवनिंग। सृष्टि वेरी गुड इवनिंग। अंश, डॉली, एकता, गौरांग, गीतिका, GK 1017, चिराग, जितेंद्र गुड इवनिंग बेटे, वेरी गुड इवनिंग। कुलदीप, नेहा, प्रीति, रितिका, श्रवण, सृष्टि, स्मृति, तनीषा, वंश, जुफा, अमित, फाइन सर। आवाज नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही है। सबको बेटे आवाज आ रही है क्या सबको? एक बार चेक करो, एक बार साउंड और वीडियो चेक करो बेटे। आवाज तो बंद नहीं है, आवाज तो चालू है, यहां से भी चालू है। यस सर आ रही है बेटे, आ रही है। अगर किसी को साउंड नहीं आ रहा तो बेटे एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करो। अगर किसी को साउंड नहीं आ रहा है तो एक बार और लॉग आउट करके लॉग इन करो। आ रही है सर, ओके डन। आओ बेटे क्लास शुरू करें। कैसा रहा संडे? कैसा रहा संडे बेटे? हाउ वॉज योर संडे? आपका कैसा था सर? बोरिंग सर? हमारे लिए तो 2 साल से एवरीडे संडे अच्छा था सर। ओके सर पढ़ाई कर रहे थे, वेरी गुड। ठीक था सर, ओके। अकाउंट की क्लास के बिना बेकार है, अच्छा ओके। अपना संडे बहुत बढ़िया था बेटा, मेरा संडे बहुत बढ़िया था। दिन भर कलम मैं दबा के सोया हूं बेटे तबीयत से। ठीक ठाक था सर, ओके। थैंक यू डॉली, थैंक्स अ लॉट। नहीं अभी नहीं, गीतिका आज समझाऊंगा। एकोमोडेशन बिल्स वाला कंसेप्ट आज हमारा शुरू होगा। मैं अभी सोया ही था बेटे, एक ही दिन तो आराम करने मिलता सोने के लिए। बेटे 7 बजे ही क्लास थी। जुफा धोखे से मैसेज गलत चला गया, मैसेज में 7:30 लिखा गया। BRS पक्का हो गया, वेरी गुड। गीतिका बेटे क्लास, जुफा बेटे क्लास आज भी 7 बजे ही थी, धोखे से मैसेज गलत टाइप हो गया और 7:30 का टाइम लिखा गया उसमें। मैं तो 7 बजे क्लास लेने भी आया था, 3-4 स्टूडेंट भी आ गए थे, लॉगिन हो गए थे, लेकिन फिर एकता ने बताया शायद, हाँ नहीं रितिका ने बताया कि सर आपने मैसेज में 7:30 लिख दिया था। तब समझ में आया कि नहीं यार गलती हो गई। चलो बेटे आगे चलेंगे, लगभग सभी लोग आ चुके हैं और बेटे 5, 7, 10 स्टूडेंट बाकी हैं, आ जाएंगे बेटे धीरे से वो भी। आओ आगे चले। ये कह रहे हैं बेटे अनिल ड्रॉ बिल ऑफ ₹9,000। ये जो आपका क्वेश्चन है बेटे, ये क्वेश्चन मोटे मोटे तौर पे अकोमोडेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है। पहले मैं आपको क्लियर, सर मैं तो 20 मिनट वेट कर रहा था सर, वही कह रहा हूँ बेटे सब लोग तो आ गए थे। मैंने भी मैसेज डाला था बेटे, लेकिन मैसेज मुझी से गलत टाइप हो गया, 7 की जगह 7:30 टाइप हो गया। ठीक, आओ आगे चलें। अच्छा एक बात और बेटे, कल से अगर मैं क्लास की टाइमिंग 6:30 रख दूं तो चल जाएगा क्या? अगर क्लास की टाइमिंग, किसी और की क्लास तो नहीं है ना 6:30? नहीं सर। किसी और की क्लास तो नहीं है ना 6:30? हाँ सर चलेगा, क्योंकि बेटे 4, 5, 6 क्लासेस देने के समझ में आया कि 9 बजे तक बेटे आप लोग इतने भूखे प्यासे हो चुके होते हो और मेरे लेक्चर से इतने ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके होते हो कि तुमको ऐसा लगता है कि नहीं बस कुछ खाने को मिल जाए अब। ठीक है ना? मतलब 8:45 बजे के आसपास ऐसी फीलिंग आती है कि तुम लोगों को 7 ही रखो। ओके कैसे बेटे?
हाँ, क्योंकि बेटे 6:45 6:45 क्या होता है, जैसे मेरी क्लास का टाइमिंग होता है ना 7 से लेके 9 बजे तक। अच्छा सर मेरे एग्ज़ाम है बेटे, असल में मेरी क्लास होती है 7 बजे से लेके 9 बजे तक, ठीक है ना। तो अक्सर बेटे 7 बजे से क्लास तो हमारी ठीक ठाक शुरू होती है, लेकिन 8:45 के बाद सभी का बेटे ऐसा लगने लगता है कि बेटे बॉडी में एक तो ग्लूकोज कम हो गया है, ग्लूकोज की कमी है, और NaCl की कमी तुम्हारी बॉडी में महसूस होना शुरू हो जाती है। खाने का टाइम होता है सर, हाँ वही कह रहा हूँ ना बेटे, खाने का टाइम मतलब नमक की ज़रूरत हो गई है, बॉडी में NaCl की कमी हो गई है, ठीक है ना। कई लोगों की ग्लूकोज की कमी हो जाती है बेटे, 7:45 बजे तक तो ऐसे हो जाते हैं। हाँ सर, हाँ 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 सर हूँ क्लास में, हाँ सर हूँ, सही समझे सर, हाँ वही कह रहा हूँ बेटे इसलिए। चलो और देखते क्या करना है। आओ, कल बेटे हमने चर्चा शुरू करी थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एकोमोडेशन बिल की। जल्दी से सुनो बेटे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नॉर्मली बेटे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नॉर्मली ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी है। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की भी नेशनलिटी होती है? हाँ बेटे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की भी नेशनलिटी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी दो तरीके के बिल होते हैं, एक होते हैं बेटे इनलैंड बिल, एक बिल होते हैं इनलैंड बिल, और एक होते हैं बेटे इनके पास फॉरेन बिल। एक होते हैं इनलैंड बिल और एक होते हैं फॉरेन बिल। वैसे ही हाँ सर मैं तो नींद में चली जाती हूँ, ठीक है बेटे, ओके। वैसे बेटे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, किस पर्पस के लिए बिल ड्रॉ किया गया है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रॉइंग द बिल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है बेटे इसके अंदर ट्रेड बिल, एक होता है बेटे इसके अंदर ट्रेड बिल। कई बार ट्रेड बिल को हम लोग कहते हैं जेन्युइन बिल्स ऑफ एक्सचेंज और जेन्युइन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक। सर ट्रेड बिल या अब सर ये इनलैंड बिल क्या होते हैं बेटे? जो बिल इंडिया के अंदर ड्रॉ हुए, जिन बिल की इंडिया के अंदर एक्सेप्टेंस हुई है, और साथ में जिनकी पेमेंट भी इंडियन करेंसी में इंडिया में ही होनी है। तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी? सबसे पहले इंपॉर्टेंट, बिल कहां ड्रॉ हुआ, वेयर। बिल कहां ड्रॉ हुआ, वेयर। बिल की एक्सेप्टेंस हुई, एक्सेप्टेड। कहां बिल ड्रॉ एक्सेप्ट किया गया, और साथ में पेमेंट कहां होनी है। यानी अगर मैं मोटे मोटे तौर पे देखूं तो इसको ऐसे ज़्यादा लिखना सही है। यहां पर बेटे कौन सा बिल इनलैंड बिल है और कौन सा बिल फॉरेन बिल है, ये कैसे पता चलेगा? कहां, वेयर। तीन वेयर देखने पड़ेंगे। सबसे पहले बिल ड्रॉ कहां किया गया है, बिल की एक्सेप्टेंस कहां पर हुई है, एक्सेप्टेंस कहां पर हुई है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बिल की पेमेंट कहां पर होनी है, ठीक। हाँ, तीन चीजें देखनी पड़ेंगी। सर बिल ड्रॉ हुआ है इंडिया में, ओके, बिल ड्रॉ हुआ है इंडिया में, ड्रॉ हुआ इंडिया में, एंड एक्सेप्टेंस हुई है इंडिया में, एंड सर पेमेंट भी उसकी इंडिया में ही होनी है, तब ये कहलाएगा बेटे आपका इंडियन बिल, इंडियन बिल, या इसको कहेंगे आप इनलैंड बिल। इन तीनों में से एक भी अगर एब्रॉड में हुआ, यानी बिल ड्रॉ हुआ है एब्रॉड में, इंडिया को छोड़ के इंडिया के बाहर कहीं बिल ड्रॉ हुआ है, फिर भले ही उसकी एक्सेप्टेंस इंडिया में हुई हो, पेमेंट इंडिया में करना हो, अगर बिल इंडिया के बाहर ड्रॉ हुआ है तो चुपचाप फॉरेन बिल की कैटेगरी में आ जाएगा। सर बिल तो ड्रॉ इंडिया में हुआ है लेकिन एक्सेप्टेंस फॉरेन में हुई है, अगर एक्सेप्टेंस फॉरेन में हुई है तो ये भी फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। सर बिल ड्रॉ हुआ है इंडिया में, एक्सेप्टेंस भी इंडिया में हुआ है, लेकिन पेमेंट फॉरेन कंट्री में होनी है, अगर पेमेंट फॉरेन कंट्री में होनी है तब भी आपके लिए क्या हो जाएगा बेटे, फॉरेन बिल। तो अगर इंडिया में ही बिल ड्रॉ होता है, इंडिया में ही एक्सेप्टेंस होती है और इंडिया में ही अगर उसकी पेमेंट हो रही है, तब ये कहलाएगा इनलैंड बिल, अदरवाइज ये क्या कहलाएगा आपका, फॉरेन बिल। आगे चलते हैं। सर ये ट्रेड बिल क्या होते हैं? अगर मैं आपको ट्रेड बिल के बारे में बताऊं तो ट्रेड बिल का सीधा सीधा मोटा मोटा हिसाब किताब ये कह सकते हैं कि अगर मान लो दो व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों के बीच में कोई ना कोई ट्रेड ट्रांजैक्शन हुआ है। ट्रेड ट्रांजैक्शन मतलब दोनों के बीच में या तो परचेस या सेल की कोई ट्रांजैक्शन हुई है, और इस परचेस और सेल की ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट के लिए कोई ना कोई बेटे परचेस और सेल्स की ट्रांजैक्शन हुई है, और इनके सेटलमेंट के लिए अगर कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है तो इसको कहा जाता है ट्रेड बिल। यानी ट्रेड बिल कब ड्रॉ होगा बेटे? सबसे पहले यहां पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज या दोनों पार्टी के बीच में कोई ना कोई एक ट्रेड ट्रांजैक्शन होना चाहिए।
ट्रेड ट्रांजैक्शन होने का मतलब दोनों पार्टी के बीच में कुछ यहां पर लिखा पड़ी हुई, सबसे पहले यहां पे कुछ खरीदी बिक्री हुई होगी। अब किसी ने खरीदा होगा, किसी ने बेचा होगा। खरीदा किसने सर? बायर ने खरीदा। ओके, खरीदा किसने है सर? खरीदा है बायर ने। बेचा किसने सर? बेचा यहां पर सेलर ने। सेलर, अब यहां पे डेटर कौन, क्रेडिटर कौन? सर सेलर को फ्यूचर में अमाउंट मिलना चाहिए तो ये है सर क्रेडिटर, और बायर को फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा तो ये कौन है? डेटर। अब आपने क्या किया? क्रेडिटर मतलब सेलर ने बेटे एक बिल ड्रॉ किया, बायर ने बिल की एक्सेप्टेंस दी। इसके लिए क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल। इसके लिए क्या हो गया? बिल्स पेएबल। तो अल्टीमेटली बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन हुआ। एक पार्टी ने बिल ड्रॉ किया, दूसरी पार्टी ने एक्सेप्टेंस की, इसका एक टर्म डिसाइड हुआ, अमाउंट डिसाइड हुआ, और जिस दिन ड्यू डेट आएगी उस दिन यहां पर बेटे बायर पेमेंट कर देगा सेलर को, काम खत्म हो जाएगा। तो यहां पर अगर कोर में देखा जाए तो कोर में कोई ना कोई एक्चुअल ट्रेड ट्रांजैक्शन हुआ था, और इस एक्चुअल ट्रेड ट्रांजैक्शन के डेट के सेटलमेंट के लिए आपने जो मीडियम चूज किया वो मीडियम था आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो जब कभी यहां पर एक्चुअल ट्रेड ट्रांजैक्शन हो और एक्चुअल ट्रेड ट्रांजैक्शन में डेट की सेटलमेंट के लिए अगर कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाए तो इसे कहा जाता है ट्रेड बिल। उसके बाद एक होते हैं बेटे यहां पर एकोमोडेशन बिल। इसी के अगेंस्ट में एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज और होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एकोमोडेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब सर ये क्या है? एकोमोडेशन का मतलब होता है बेटे एक दूसरे के लिए व्यवस्था बनाना। कायदे से अगर आप एकोमोडेशन की बात करोगे तो एकोमोडेशन का मतलब होता है व्यवस्था बनाना, ठीक है ना। अब जैसे बेटे आप कहीं खड़े हैं, बैठने की जगह नहीं मिल रही, बाजू में सीट खाली है, तो आपने कहा बाजू में सर को जरा बैठने की जगह दो। इसका मतलब वो आपको जगह दे के आपको एकोमोडेट कर रहा है कि भाई आप अपनी व्यवस्था यहां बना लो। तो एकोमोडेशन का मतलब होता है कुल मिला के व्यवस्था बनाना। व्यवस्था बनाना, आप बेटे अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। अब यहां पे किसकी व्यवस्था बना रहे हैं? तो व्यवस्था बनाई जा रही है बेटे यहां पर फंड की। लोग बेटे आपस में इनकी जो फंड की रिक्वायरमेंट है, लोग आपस में अपनी फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जब कभी बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं तो इसको कहा जाता है बेटे एकोमोडेशन बिल। अगर मोटे मोटे तौर पे कहूं तो एकोमोडेशन बिल भी कई टाइप के हो सकते हैं। एकोमोडेशन बिल, एकोमोडेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो बेटे दो लोग हैं, हमेशा कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन होगा, नंबर मिनिमम नंबर ऑफ पार्टी दो का होना तो जरूरी है, ये बात तो पक्की है। एक होगा ड्रॉअर, दूसरा होगा ड्रॉई, और अगर प्रोमिसरी नोट भी है तो एक होगा प्रोमिसर और दूसरा होगा बेटे प्रोमिसी। तब ऐसी कंडीशन में मिनिमम दो पार्टी का होना जरूरी है। अब मान लेते हैं बेटे केस 1, पहली पार्टी है ए और बी। बेटे दो पार्टी है ए और बी। यहां पर पैसों की जरूरत मान लेते हैं सिर्फ ए को है। ए इज इन द नीड ऑफ फंड, ए को पैसों की जरूरत है। अब ए को पैसों की जरूरत है, ए पहुंचा अपने दोस्त बी के पास में, बी से कहा भाई पैसों की जरूरत है 2-3 महीने के लिए, पड़ेंगे 25-50 हजार रुपए। बी ने कहा भाई 50 हजार रुपए अभी तो नहीं है। अब बी कह रहा है लेकिन बेटे बी ने अपनी दोस्ती के दोस्ती का मतलब कि दोस्ती पटक दी वहां पर। मैंने कहा भाई पैसे तो नहीं है, बी ने कहा भाई पैसे तो नहीं है अभी फिलहाल देने के लिए, हाँ लेकिन बेटे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूं इसलिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बताओ मैं तुम्हारी मदद किस तरीके से कर सकता हूं। तो ए ने कहा अच्छा पैसे नहीं है तो तू एक काम कर। बी ने कहा बताओ क्या काम करना है। ए ने कहा कि मैं काम करता हूं, मैं एक बिल ड्रॉ करता हूं। ए ने किया बिल ड्रॉ, तू ना उसकी एक्सेप्टेंस देने, बी ने बेटे उसकी एक्सेप्टेंस दे दी। तो ए के लिए क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल, और बी के लिए क्या हो गया? बिल्स पेएबल। ठीक है ना, आराम से सोचना, पहले केस की बात कर रहे हैं और इसको बड़ा करके दिखाता हूं। चलो केस 1, हमारे केस में बेटे दो पार्टी है ए और बी। हमारे केस में एक पार्टी है ए, दूसरी पार्टी है बी। कहानी सुनो ध्यान से। ए को है बेटे पैसों की जरूरत, ए इज इन द नीड ऑफ फंड। नीड ऑफ फंड, बेटे जब भी आदमी को पैसों की जरूरत होती है किसके पास जाता है? सर वो जाता है अपने दोस्तों के पास। ए भी बेटे अपने दोस्त के पास गया अपने पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए। ठीक, अब ए ने कहा भाई 50 हजार रुपए दे, बी ने कहा भाई 50 हजार रुपए तो है नहीं देने के लिए, फिलहाल में कैश तो है नहीं, अब मैं 50 हजार रुपए तो नहीं दे सकता, बता मैं तेरी और कैसे मदद कर सकता हूं। ए ने कहा ठीक है मैं एक बिल ड्रॉ करूंगा और तू ना उस बिल की एक्सेप्टेंस दे दे। बी ने कहा भाई मैं तो एक्सेप्टेंस दे दूंगा लेकिन बाद में तू करेगा क्या? ए ने कहा मैं एक 50,000 रुपीज का बिल ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना, मैं 50,000 रुपीज का बिल ड्रॉ करता हूं, तो इस 50,000 रुपीज के बिल की तू एक्सेप्टेंस दे दे। उसने कहा ठीक है डन, दे दी मैंने एक्सेप्टेंस, और क्या करेंगे इसके बाद? उसने कहा तू एक्सेप्टेंस दे, इस एक्सेप्टेंस को लेकर मैं जाऊंगा बैंक वालों के पास, इस बिल को मैं कराऊंगा बैंक वालों से डिस्काउंट, बैंक वालों से बिल को डिस्काउंट करा के
मैं अपनी पैसों की जरूरत को पूरा कर लूंगा। बी ने कहा लेकिन ड्यू डेट के दिन तो बैंक वाले मेरे पास पैसे मांगने आएंगे। ड्यू डेट के दिन कौन किसके पास पैसे मांगने जाएगा? सर ड्यू डेट के दिन बैंक वाले बी के पास पैसे मांगने जाएंगे। तो बी ने कहा बेटे जब ड्यू डेट के दिन मेरे पास बैंक वाले पैसे मांगने आएंगे तब मैं क्या करूंगा? ए ने कहा टेंशन मत ले, ये वाला बिल हम ड्रॉ करेंगे 3 महीनों के लिए, ठीक है, डन। बैंक वाले तेरे पास पैसे मांगने कब आएंगे? तो बी ने कहा 3 महीने बाद आएंगे। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा बैंक वाले 3 महीने बाद तेरे पास पैसे मांगने आएंगे, मैं 3 महीने बाद तुम्हें 50,000 रुपीज ट्रांसफर कर दूंगा और वो 50,000 रुपीज तुम बैंक वालों को दे देना, बिल की पेमेंट हो जाएगी। बी ने कहा ठीक है, दोस्त की मदद करने के लिए सब कुछ ठीक। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने कहा बेटे एक बात बताओ, ए बी के पास पहुंचा, ठीक है ना। अब पूरी कहानी को छोड़ो, अब मैं कहानी फिर से शुरू करूंगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि बेटे मैं आपको एंट्रियां बना के दिखा सकूं। ए बी के पास पहुंचा, ए ने कहा बेटे मुझे पैसों की जरूरत है। बी ने कहा भाई पैसे तो है नहीं देने के लिए, और बता मैं तेरी कैसे मदद कर सकता हूं। ए ने कहा मैं एक 50,000 रुपीज का बिल ड्रॉ करता हूं, तू उसकी एक्सेप्टेंस दे दे। ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने उसकी एक्सेप्टेंस दे दी। बताओ बेटे ए की बुक में क्या एंट्री बनाओगे? बोलो ना बेटे। ए की बुक में सबको बेटे, मैंने माइक सबके ओपन है, आप लोग बेटे बोल के ही बता सकते हैं। अभी हम सिर्फ कंसेप्ट को समझने की बात कर रहे हैं। हाँ बोलो, ए की बुक में क्या एंट्री होनी चाहिए? BR डेबिट टू बैंक। बिल्कुल ठीक। ए की बुक में एंट्री होनी चाहिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? 50,000। बी की बुक में क्या एंट्री करोगे? बोलो बेटे, बी की बुक में क्या एंट्री करोगे? A account debit to BP 50,000. A account is to be debited by rupees 50,000 and bills payable account is to be credited by rupees 50,000. डन। आगे चलते हैं। इसके बाद बेटे ए ने बिल को लिया, बैंक वालों के पास गया और अपने बिल को डिस्काउंट करवा लिया। 1,000 रुपीज के डिस्काउंट चार्जेस कटे, ठीक है ना। ए बैंक वालों के पास गया, बिल प्रेजेंट किया, उसने बिल को डिस्काउंट करवाया, बैंक वालों ने 1,000 रुपए के डिस्काउंट चार्जेस काटे और बी को ए को 49,000 रुपीज की पेमेंट कर दी। बताओ बेटे ए की बुक में एंट्री क्या होगी? सर ए की बुक में एंट्री होगी बैंक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 49,000, डिस्काउंट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 1,002 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बी की बुक में क्या एंट्री होगी ये बताओ? नो एंट्री। कोई एंट्री नहीं बनेगी सर, बन ही नहीं सकती। क्यों एंट्री नहीं बनेगी? क्योंकि सर ये ट्रांजैक्शन बैंक वालों के और ए के बीच में है। ए के बीच में हुआ है, तो भाई बैंक वाले अपनी बुक में रिकॉर्ड करें। सर फर्स्ट एंट्री में बैंक नहीं हो, बिल्स रिसीवेबल है। बैंक नहीं है बेटे, बिल्स रिसीवेबल है फर्स्ट एंट्री में। ये BR लिखा है मैंने, BR। रीता बेटे BR है फर्स्ट एंट्री में, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। सर ये ट्रांजैक्शन बैंक और ए के बीच में है, बैंक वाले अपनी बुक में रिकॉर्ड करें, ए अपनी बुक में रिकॉर्ड करे, दिक्कत क्या है? ठीक है, तो बी अपनी बुक में रिकॉर्ड थोड़े ना करेगा। अब बेटे आ गई ड्यू डेट। बताओ तुम्हारे हिसाब से ड्यू डेट को क्या होगा? बोलो बेटे, तुम्हारे हिसाब से ड्यू डेट को क्या होगा? सर बैंक के ना बी के पास जाके है ना बिल अरे प्रेजेंट करे। बाद में बेटे, पहले ए बी को पैसे भिजवाएगा। ए ने क्या वादा किया था ये बताओ? ए ने बी से कहा था मैं एक बिल ड्रॉ करता हूं तो बिल की एक्सेप्टेंस दे दे, मैं इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाता हूं। ड्यू डेट के दिन बैंक वाले तेरे पास पैसे मांगने आएंगे, ठीक। सर फर्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों किया? अरे बैंक अकाउंट नहीं, बी अकाउंट है। अच्छा बैंक अकाउंट अरे यहां पे गड़बड़ थी क्या? रुको 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 रुको, मैंने गलत लिख दिया। फर्स्ट एंट्री होनी चाहिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट, और बी की बुक में होना चाहिए ए अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ठीक है। ए ने क्या कहा था बेटे? ए ने कहा था कि ड्यू डेट के दिन बैंक वाले आपके पास में पैसे मांगने आएंगे, मैं आपको 50,000 रुपीज यहां से भिजवाऊंगा और वो पैसे आप बैंक वालों को पेमेंट कर देना। तो बेटे ड्यू डेट के दिन ए ने सबसे पहले किसे पैसे भिजवाए होंगे? बोलो ना बेटे, ड्यू डेट के दिन सबसे पहले ए ने किसने किसको पैसे भिजवाए होंगे? ए ने बी को भेजाया होगा। ए ने बी को पैसे दिए होंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी? ए की बुक में एंट्री क्या बनेगी? बी अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितने पैसे? सर 50,000। 50K। बी की बुक में एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट बाय रुपीज 50,000। अब बेटे ड्यू डेट के दिन बैंक वाले पहुंचे किसके पास? बी के पास पहुंचे। बी के सामने उन्होंने बिल को प्रेजेंट किया।
जैसे ही बेटे बी ने देखा उसके ऊपर लिखा हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, याद आया कि इस बिल की एक्सेप्टेंस मैंने दे रखी थी और इसके लिए ए ने मुझे पैसे भिजवाए हैं। बी ने उठाया और बैंक वालों को इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट में पेमेंट कर दिया। बताओ बेटे ए की बुक में क्या एंट्री बनेगी? बोलो बेटे। बिल एंट्री बनेगा। ड्यू डेट के दिन बी के सामने बिल प्रेजेंट किया, बी ने बैंक वालों को पेमेंट कर दिया, ए की बुक में क्या एंट्री बनेगी? नो एंट्री। कोई एंट्री नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनी बेटे? बताओ क्यों नहीं बनी? सर क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ए ने तो बी को दे बैंक वालों के बीच में हो रहा है। बैंक को दे दिया था। हाँ, ये ट्रांजैक्शन बी और बैंक के बीच में हो रहा है, तो बैंक वाले अपनी बुक में रिकॉर्ड करें, बी अपनी बुक में रिकॉर्ड करें। ए की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। बी की बुक में क्या एंट्री होगी ये बताओ? सर बी की बुक में एंट्री होगी, बैंक वालों को उसने पेमेंट किया होगा तो यहां पर बैंक अकाउंट को क्रेडिट करवाएगा और उसने बिल्स पेबल की लायबिलिटी सैंक्शन करी थी उसको वो डेबिट करवाएगा। तो एंट्री होनी चाहिए बिल्स पेबल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 50,000 एंड बैंक अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹50,000। ठीक, अब आराम से देखते हैं, सुनो मेरी ध्यान से। बी ने सबसे पहले बिल की एक्सेप्टेंस दी ए को। क्या बेटे बी ने ए को एक भी पैसा कैश में दिया था, हाँ या ना? क्या बी ने ए को एक भी पैसा कैश में दिया था, हाँ या ना? नहीं सर, कोई पैसे कैश में नहीं दिए। बाद में ए ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। ए ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाने के बाद पैसे अपने पास में रख लिए। ड्यू डेट के दिन ए ने बी को 50,000 रुपए भिजवाए और जब ए ने बी को 50,000 रुपए जैसे भिजवाए तो बी की बुक में एंट्री क्या हुई? बी की बुक में एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट, यानी जब उसने बिल की एक्सेप्टेंस दी थी तब ए अकाउंट को डेबिट किया था और जैसे ही ए ने बी को पैसे भिजवाए उसने ए अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ए का हिसाब बराबर हो गया? बोलो ना बेटे, ए का हिसाब बराबर हो गया, हाँ या ना? यस सर। अब क्या बचा है? सर बिल्स पेबल। जब बेटे उसने एक्सेप्टेंस दी थी तो बिल्स पेबल अकाउंट को उसने क्रेडिट करवाया था। जब बैंक वाले ए बी से पैसे मांगने आए तो उसने बिल की पेमेंट कर दी, तो बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट भी हो गया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट भी हो गया। सर ए से जो पैसे मिले, ए से बेटे एक हाथ से पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 50,000, बैंक वालों ने बिल को प्रेजेंट किया, दूसरे हाथ से हमने बैंक वालों को पेमेंट कर दिया। बताओ बेटे, क्या बी की बुक में अभी भी कोई अकाउंट बाकी है, खुला हुआ है? क्या बी की बुक में अभी भी कोई अकाउंट या किसी अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट? यानी बी की तरफ से हिसाब किताब बराबर हो चुका है, हाँ या ना? बोलो ना बेटे। यस सर। बी की तरफ से हिसाब किताब बराबर हो गया, यस और नो? यस सर हो गया। अब ए की बुक में देखते हैं। ए ने बिल ड्रॉ किया तब आपने एंट्री बनाई बिल्स रिसेबल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹50,000। ए ने जब बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाया तब आपने एंट्री बनाई बिल्स रिसेबल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹50,000। बिल की एसेट खत्म हो गई, यस सर खत्म हो गई। जब ए ने बिल ड्रॉ किया और बी ने उसकी एक्सेप्टेंस दी तब उसने बी अकाउंट को क्रेडिट किया, लेकिन जैसे ही अब बी अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब ए ने अपनी बुक में बी को एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दिया। इतना क्लियर है, हाँ या ना? बोलो ना बेटे, इतनी बात समझ में आती है? यस सर, क्लियर है। यस सर, बिल्कुल समझ में आती है। लेकिन जैसे ही उसने बी को पैसे भिजवाया, एक टाइप से देखा जाए तो उसने अपनी लायबिलिटी को कैंसिल कर दिया। इतना ठीक है, हाँ या ना? यस सर, ओके डन। उसके बाद जब उसने बिल को डिस्काउंट करवाया था तो बैंक वालों से 49,000 कैश मिला था, लेकिन जब उसने बी को पैसे भिजवाया तो बैंक अकाउंट को 50,000 से क्रेडिट कर दिया। अब सिर्फ अगर मन में डाउट उठता है तो ये होता है कि सर लेते समय तो 49,000 लिए मिले, लेकिन देते समय 50,000 पे करने पड़े, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जब इसने बैंक से बिल को डिस्काउंट करवाया 49,000 रुपीज किसको मिले? ए को मिले। ए ने इन पैसों का भरपूर 3 महीनों तक तबियत से इस्तेमाल किया होगा बेटे, और अगर तबियत से इस फंड का यूज किया है तो इन पैसों का पूरा बेनिफिट किसको मिला? ए को मिला। तो डिस्काउंट चार्जेस भी किसके ऊपर ट्रांसफर किए जाएंगे? डिस्काउंट चार्जेस का बर्डन भी किसको लेना पड़ेगा? ए को लेना पड़ेगा। ठीक, अब एक बात बताओ, आपने तो सिर्फ मुझे सीधी सीधी एंट्री बताई है, मैंने आपको ट्रांजैक्शन बताए। सर ऐसा रियल में भी होता है, अक्सर होता है बेटे। पता है ये वाले ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा किन के बीच में होते हैं? अगर बेटे जुफा आप कह रहे हो कि सर ऐसा रियल में भी होता है क्या, तो बेटे आप जानते हैं ये वाले ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा किसके बीच में होते हैं? ये वाले ट्रांजैक्शन होते हैं बेटे एक्सिस बैंक वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक के बीच में, या तो एक्सिस बैंक और पीएनबी के बीच में,
या तो आईसीआईसीआई बैंक और पीएनबी के बीच में। पता है ये लोग क्या करते हैं, जब कभी एक्सिस बैंक के पास में कैश की कमी हो जाती है ना, मान लो कभी ऐसा हुआ, किसी महीने में ऐसा हुआ कि लोगों ने बैंक में कम पैसे डिपॉजिट किए लेकिन विड्रॉ बहुत ज्यादा लोगों ने कर लिया, तब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, एक बैंक वाले बिल ड्रॉ करता है, दूसरा बैंक वाले उसकी एक्सेप्टेंस देते हैं, और एक्सेप्टेंस देने के बाद जिसने बिल ड्रॉ किया है वो बेटे पहुंच जाता है आरबीआई के पास, और आरबीआई से अपने बिल को डिस्काउंट करवा लेता है। ठीक है ना, आरबीआई से बिल डिस्काउंट करवा लेता है, आरबीआई वाले पेमेंट किसको कर देते हैं, बैंक वालों को कर देते हैं। और ड्यू डेट के दिन क्या होता है, आरबीआई वालों ने जिसने बिल की एक्सेप्टेंस दी उसके पास जाके पेमेंट कलेक्ट कर लेते हैं, आईसीआई वालों एक्सिस बैंक वालों से पेमेंट कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा एकोमोडेशन बिल के ट्रांजैक्शन हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है ना उसके अंदर होते हैं, सबसे ज्यादा बिल सब। कभी बेटे सीए की डिग्री मिल जाएगी जिस दिन, और बेटे उस दिन जिस दिन बेटे सीए की डिग्री मिल जाएगी ना उस दिन बेटे सबसे पहली नौकरी पक्की बात है तुम फाइनेंशियल सेक्टर में ही करने वाले हो। और फाइनेंशियल सेक्टर में अगर बहुत बड़ी बात ना करूं तो आप आज से 4.5 साल बाद अपने जैसे लोग नहीं करते, नहीं बेटे अपने जैसे लोग भी करते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना, क्यों नहीं करते, अपने जैसे लोग करते हैं, अपने जैसे लोग भी। तो बेटे फाइनेंशियल सेक्टर में नौकरी करोगे और जब भी आप जाओगे तो आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक या इस टाइप का जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक होगा, पहली नौकरी मिलेगी आपको बेटे असिस्टेंट मैनेजर की। और असिस्टेंट मैनेजर की जब नौकरी मिलेगी तो बेटे इन आप बैंकों के आपस में जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस होते हैं इनसे आपको बहुत दो चार होना पड़ेगा। ठीक है ना, और ऐसे ट्रांजैक्शन वहां पर आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। आगे चलूं, ये था बेटे हमारा पहला केस। केस नंबर 2, आराम से सुनना बेटे, ठीक है ना। केस नंबर 2, सर केस नंबर 2 क्या है ये बताओ। केस नंबर 2 में अगेन बेटे दो भाई ए और बी, इस बार पैसों की जरूरत किसको है, इस बार बेटे बी इज इन द नीड ऑफ फंड। इस बार पैसों की जरूरत बेटे बी को है। अब पैसों की जरूरत बी को है, बी ने कहा, अब मैं एक एक ट्रांजैक्शन बताऊंगा, आपको सिर्फ एंट्री बतानी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। सर हम लिखें ना, लिखने की भी जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती बेटे, इतना आसान टॉपिक है कि क्या लिखोगे, मतलब लिख के ऐसा लगेगा कि हम बेकार में कॉपियां भर रहे थे। अच्छा सर इतना ईजी है, देखो तो मैंने कहा बेटे बी ने एक बिल ड्रॉ किया और ए ने एक्सेप्टेंस दी, बताओ बी की बुक में क्या एंट्री करोगे। बी ने एक बिल ड्रॉ किया बेटे 30,000 रुपीज का, ए ने उसकी एक्सेप्टेंस दी, बी की बुक में पहली एंट्री बननी चाहिए, बिल्स रिसेवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट बाय रुपीज 30,000। ए की बुक में एंट्री क्या बनेगी, E debit to BP. B's account is to be debited by rupees 30,000 and bills payable account is to be credited by rupees 30,000। ठीक, आगे चले, बिल्कुल ठीक एंट्री आई, आगे Yes, चलते sir. हैं। अब इसके बाद ए ने एक्सेप्टेंस दे दी, बिल आ गया बी के पास, बी अपना बैंक वालों के पास में गया और उसने इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, बैंक वालों ने 500 रुपीज के डिस्काउंट चार्जेस काटे। बताओ बेटे बी की बुक में क्या एंट्री होनी चाहिए, बैंक नहीं, बैंक अकाउंट विल बी बैंक डेबिटेड बाय अकाउंट रुपीस डेबिट डिस्काउंट 29,500। डेबिट ठीक है, to BR. डिस्काउंट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 5,500 और यहां पर जाना चाहिए टू बिल्स रिसेवेबल अकाउंट 30,000। क्लियर इतना, यस और नो, हाँ या ना। यस यस सर क्लियर है। ए की बुक में क्या एंट्री करोगे, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी सर ए की बुक में। ओके डन, चलो आगे चलते हैं। अब ड्यू डेट का समय आया, जिस दिन ड्यू डेट आई उस दिन बेटे बी ने ए को 30,000 रुपीज ट्रांसफर किए, बी ट्रांसफर 30,000 रुपीज टू ए, या मैं बोलता हूं बी रेमिटेड रुपीज 30,000 टू ए। ठीक है, अब बताओ बेटे बी की बुक में क्या एंट्री बनेगी, बी रेमिटेड रुपीज 30,000 टू ए, एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, अरे ऐसे बेटे बी ने पैसे दिए हैं, भिजवाए हैं, मैंने बैंक क्या बोला, डेबिट ए अकाउंट डेबिट टू हाँ बी रेमिट्स रुपीज 30,000 टू ए, एंट्री होगी बेटे यहां पर कायदे से अगर देखा जाए तो बी ने पैसे भिजवाए हैं तो बी की बुक में बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए 30,000 रुपीज से और एज अकाउंट यहां पर डेबिट हो जाना चाहिए 30,000 रुपीज से। ए की बुक में क्या एंट्री करोगे, ए की बुक में क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, बैंक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 30,000 टू बी अकाउंट 30,000। ओके,
अब बेटे बैंक वालों ने ए के सामने ड्यू डेट के दिन बिल प्रेजेंट किया, ए ने बिल की पेमेंट कर दी, ए की बुक में क्या एंट्री बनाओगे? ड्यू डेट Bills payable account debit to bank BP account. debit to bank. हाँ बिल्कुल ठीक बेटे, इन्होंने पेमेंट किया इसलिए यहां पर बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे 30,000 से, और यहां पर ए ने एक बिल की एक्सेप्टेंस दे रखी थी, ये लायबिलिटी थी, ये लायबिलिटी भी कैंसिल होगी, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000 रुपीज से। ठीक, मैंने सिर्फ बेटे आपको ट्रांजैक्शन बताए, उस ट्रांजैक्शन की सारी एंट्री आपने मुझे बताई, क्या कोई फर्क पड़ता है कि ये ट्रेड बिल है कि अकोमोडेशन बिल है? बोलो ना बेटे, कोई फर्क पड़ रहा है आपको यहाँ पर? कौन सा बिल है, No, sir. ट्रेड बिल है कि अकोमोडेशन बिल है? डज दिस मैटर मेक्स एनी डिफरेंस? नहीं सर, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, एंट्रियां तो सेम बन रही है। मैंने कहा ठीक है, आओ बेटे एक केस और लेंगे। अच्छा सर एक केस और लोगे? मैंने कहा हाँ एक केस और लूंगा। अब मैंने कहा बेटे फिर से कौन कौन, दो भाई, कौन? एक एक्स और एक वाई। इस बार सर पैसों की जरूरत किसको है? पता नहीं इस बार पैसों की जरूरत किसको है, नहीं मालूम बेटे, नोबडी नोस कि किसको पैसों की जरूरत है। चलो सर आगे चलते हैं। अब बेटे यहां पर तो कुछ नहीं पता किसको पैसों की जरूरत है, मैं थोड़ा सा ना इसको सरका के लिखता हूं। अब बेटे मैं आपके सामने एक एक ट्रांजैक्शन बताऊंगा, आपको सिर्फ उसकी एंट्री बतानी है और ज्यादा कुछ भी नहीं करना। ओके सर डन। लो बेटे पहला ट्रांजैक्शन है एक्स ड्रॉज अ बिल, एक्स ड्रॉज अ बिल फॉर रुपीज 10,000 on y and y accepted the same, y accepted the same। लो बेटे मैंने पहला ट्रांजैक्शन आपके सामने रख दिया, x ने एक बिल ड्रॉ किया 10,000 रुपीज का y पे और y ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। बताओ बेटे एंट्री क्या बनाओगे x की बुक में और y की बुक में? BR debit to Account Y. debit to Y. और Y की बुक में BP debit to X. BP account debit to X. BR account is to be debited by 10,000 and Y's account is to be credited by rupees 10,000। Y की बुक में सर, Y की बुक में Y ने एक्सेप्टेंस दिया तो Y की बुक में बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट करेंगे 10,000 से। डेबिट क्या करोगे सर? डेबिट करेंगे X अकाउंट, X अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 10,000। चलो बेटे अगला ट्रांजैक्शन है बेटे X डिस्काउंटेड द बिल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बेटे X ने अपने बिल को 10% पर एनम के हिसाब से बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। ये जो तो बिल सर बेटे, इस बिल का टर्म है 3 मंथ्स का। X ने बिल को बैंक वालों से 10% के डिस्काउंट पे 10% पे डिस्काउंट करवा लिया। एंट्री बताओ हसमीत की एंट्री आना चाहिए। Bank account Bank debit. account debit 9,000, discount account debit अरे रुको 1,000. बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट डेबिटेड, जस्ट अ मिनट To Y. लेने दो। बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब बेटे इसमें सबसे पहले तुम्हें डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। लो बेटे सबसे पहले तो डिस्काउंट निकालो। डिस्काउंट कैलकुलेट होगा बेटे आपके अमाउंट ऑफ बिल पे। अमाउंट ऑफ बिल है यहाँ पर 10,000 रुपीज का, रेट ऑफ डिस्काउंट है यहाँ पे 10% पर एनम, तो ये हो गया 10%। लेकिन अगर ये बिल 3 महीनों के लिए ड्रॉ हुआ है तो डिस्काउंट चार्जेस भी 3 महीनों के लिए कटेंगे बस। अगर ये बिल 3 महीनों के लिए ड्रॉ हुआ है तो डिस्काउंट चार्जेस भी 3 महीनों के लिए कटेंगे। 3/12 कितना? 250. 250। गलती समझ में आई बेटे? एक जगह बोलो ना, गलती समझ में आई कि नहीं? Yes. 9,750 और क्रेडिट होगा यहाँ पर 10,000 रुपीज। आगे बढ़ जाऊं? यस सर आगे चलो। वाई की बुक में क्या एंट्री होगी यार? चलो एक ही एक्स की बुक में तो एंट्री बन गई, वाई की बुक में क्या No एंट्री? no entry, sir. कोई एंट्री नहीं बनेगी, नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड। आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने कहा बेटे तीसरे नंबर पे एक्स रेमिट्स, एक मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट। एक्स रेमिट 1,950 टू वाई। बेटे यहां पर एक्स ने 1,950 वाई को भिजवाए। एक्स की बुक में क्या एंट्री करोगे?
B सर रेमिट का मतलब क्या है? रेमिट का मतलब होता है By बेटे debit to पैसे bank. भिजवाना, ठीक है ना। रेमिट का मतलब होता है पैसे बाय डेबिट टू कैश। भिजवाना, यानी बेटे एक्स ने वाई को 1950 भिजवाए, तो एंट्री क्या होनी चाहिए ये बताओ सर। वाई अकाउंट बाय डेबिटेड अकाउंट डेबिट टू टू बैंक अकाउंट, बोलो हाँ या ना। एंट्री होनी चाहिए 1950 रुपीज से 1950। लेकिन अब आराम से सोचना, बिल किसने ड्रॉ किया, बताओ ना बेटे, बिल किसने ड्रॉ किया। X ने भाई ड्रॉ किसने किया, ड्रॉ, एक्सेप्टेंस किसने दी ये नहीं पूछ रहा, मैं कहता हूं बिल किसने ड्रॉ किया। Y ने एक्स ने ड्रॉ किया, ठीक है, ड्रॉ किया। हाँ एक्स ने ड्रॉ किया। एक्सेप्टेंस दे दी बेटे वाई ने, वाई ने एक्सेप्टेंस दी। उसके बाद एक्स ने ये बिल अपने बैंक वालों के पास लेके गया, बैंक से इस बिल को डिस्काउंट करवाया 9750 में। लेकिन उसने 9750 में से कितने रुपए, 1950 किसको भिजवाए, वाई को भिजवाए। और अगर मैं मोटे मोटे तौर पे देखूं तो 1950 डिवाइडेड बाय 9750, अगर रेशो निकालूं तो ये हो जाता 1/5, या अगर रेशो निकालूं तो ये हो जाता 20%। उसने बेटे बिल का 20% पैसे किसको भिजवाए, वाई को भिजवाए। बात समझ में आ रही है हाँ या ना। इतना खेल समझ में आया कि सर नहीं। ये एक बार और रिपीट कर दो। देखो पहले ट्रांजैक्शन में एक्स ने बिल ड्रॉ किया, हाँ या ना। यस सर। दूसरे ट्रांजैक्शन में एक्स ने बिल को डिस्काउंट करवाया, हाँ या ना। यस सर। तीसरे ट्रांजैक्शन में एक्स ने वाई को पैसे भिजवाए, हाँ या ना। यस सर। इतनी बात समझ में आ गई, यस और नो। यस सर क्लियर है। हाँ, यस। एक्स ने बिल ड्रॉ किया तो ये हो गया बिल्स रिसीवेबल, वाई के लिए क्या हो गया, बिल्स पेएबल। इसके बाद एक्स ने बिल को बैंक से जाके डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंट करवाने के बाद 9750 एक्स को मिले। इस 9750 में से एक्स ने वाई को कितने पैसे भेज दिए, 1950 उसने वाई को भिजवा दिए। इतना ठीक है हाँ या ना। अरे यहां तक कहानी सबको Yes, समझ में sir. आ गई। Yes, sir, clear है। Yes, sir. अब एक बात बताओ, किसको पैसों की जरूरत थी यहां, X को एक्स को, को नहीं, दोनों दोनों को पैसों की जरूरत थी। क्यों, क्योंकि अगर सिर्फ एक्स को पैसों की जरूरत होती तो एक्स 9750 खुद रख लेता अपने पास, जैसा कि हमारा केस नंबर 1 में हुआ था। केस नंबर 1 में ए को पैसों की जरूरत थी, ए ने बिल को डिस्काउंट करवाया और पूरे पैसे अपने पास रखे। कहीं बी को कोई पैसे भिजवाए थे क्या इसने, पहले केस में ए ने क्या बी को पैसे भिजवाए थे, नहीं। इसका मतलब सिर्फ पैसों की जरूरत किसको थी, ए को थी। दूसरे केस में बी ने बिल ड्रॉ किया, बी ने बिल को डिस्काउंट करवाया और पूरे पैसे बी ने खुद रख लिए थे, तो पैसों की जरूरत किसको थी, बोलो ना बेटे, पैसों की जरूरत किसको थी, बी को। लेकिन इस बार बिल डिस्काउंट होता है 9750 रुपीज में, और इसमें से 1950 बेटे यहां पर वाई को भिजवाए जाते हैं। तो बताओ बेटे, क्या पूरे पैसे एक्स ने अपने पास में रखे, हाँ या ना। नहीं, नहीं। क्या पूरे पैसे उसने वाई को दे दिए, नहीं। बेटे बाकी के स्टूडेंट कहां हैं, मेरे को तो उनका कुछ रिप्लाई समझ में नहीं आ रहा। जाग रहे हो कि सो गए हो, अरे उठो लाल, अब आंखें खोलो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लाया हो, मुंह धो लो, अकोमोडेशन बिल, कमलदल फूले, उनसे बहुत सारे डाउट झूले। हाँ नहीं सर, अच्छा जाग रहे हो ना, मतलब हाँ जाग रहे हैं सर। सर आप राइटर भी हैं? अरे मैं बहुत भयंकर राइटर हूं बेटे, ऑथर हूं मैं। अगर तुम्हें पता करना है तो जाना बेटे आज अमेजोन में और फ्लिपकार्ट में बेटे, तुम्हें वहां पे पक्का नवनीत अग्रवाल की कोई ना कोई बुक मिल जाएगी। सर कौन सी बुक मिलेगी, वहां पे बेटे तुम्हें सीए फाउंडेशन की अकाउंट की प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस की बुक मिल जाएगी, सीए फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स की बुक बेटे आपको मिल जाएगी। ठीक है हाँ सर, आगे चलो। अरे आगे बढ़ूं क्या, ये Yes, बोलना sir. जल्दी लौकर, yes or no? यस सर, बढ़िया सर। अच्छा आगे चलते हैं, ठीक है। अब बताओ बेटे, पैसों की जरूरत किसको थी यहां पर, एक्स और वाई दोनों को। एक्स और वाई दोनों को, क्योंकि अगर सिर्फ एक्स को पैसों की जरूरत होती तो पूरे पैसे डिस्काउंट करवाने के बाद एक्स अपने पास में रख लेता। अगर बेटे वाई को पूरे पैसों की जरूरत होती तो एक्स बिल को डिस्काउंट करवाने के बाद पूरे पैसे वाई को भिजवा देता। लेकिन ना तो उसने पूरे पैसे अपने पास रखे, ना तो पूरे पैसे उसने वाई को भिजवाए।
इन्होंने आपस में पैसों को बांटा है। किस रेशियो में बांटा है? एक्स ने 1 वाई को ratio 1950 भिजवाए हैं, इसका मतलब एक्स ने 80% फंड अपने पास रखा और 20% फंड किसको दिया? वाई को दिया। इतनी कहानी समझ में आई, हाँ या ना? अब बताओ बेटे किसको हाँ, पैसों सर। की जरूरत है? तो आप बोलोगे सर एक्स इज इन द नीड ऑफ फंड एज वेल एज वाई इज ऑल्सो इज इन द नीड ऑफ फंड। बेटे पैसों की जरूरत तो दोनों को है और यहां पर दोनों पैसों का हिस्सा बंटवारा भी कर रहे हैं। तो क्या बेटे डिस्काउंट के खर्चों का बर्डन सिर्फ ही एक आदमी के ऊपर डाला जा सकता है क्या? आराम से सोच के बताना बेटे, दोस्ती यारी भूल जाओ, यहां प्योर धंधा हो रहा है बेटे, श्रूड बिजनेसमैन बनू। तो क्या बेटे एक बात बताओ, एक्स अपने पास में 80% पैसे रखता है, 20% पैसे वो वाई को भिजवाता है, तो जब यहां पर पैसे आपस में बांटे जा रहे हैं तो क्या डिस्काउंट का खर्चा आपस में बंटना चाहिए कि एक ही आदमी पूरा डिस्काउंट सहन करेगा? बांटना चाहिए। यही बंटना चाहिए। किस रेशियो में बंटना चाहिए? अगर डिस्काउंट का खर्चा बंटना चाहिए तो किस रेशियो में बंटना चाहिए? जिस रेशियो में पैसा बटा है उसी रेशियो में डिस्काउंट बांटो। प्रैक्टिकल तो बात यही होती है ना। हाँ सर ठीक है, लेकिन बेटे आपने तो पूरे के पूरे डिस्काउंट के चार्जेस एक्स की बुक में रिकॉर्ड कर दिए। सोचो ना बेटे टोटल डिस्काउंट कितना लगा? 250 का, और टोटल डिस्काउंट जो 250 का लगा है वो पूरा का पूरा किसकी बुक में रिकॉर्ड हो गया? एक्स की बुक में रिकॉर्ड हो गया। ऐसा नहीं लग रहा कि बेटे एक्स के साथ में ज्यादती हो रही है? बोलो ना, क्या ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा कि सर एक्स के साथ में ज्यादती हो रही है, अन्याय हो रहा है? सर घोर पाप है ये, नर्क के दरवाजे भी नहीं खुलेंगे सर। आदमी धरती और नर्क के बीच में झूलता हुआ रह जाएगा। डिस्काउंट भी रेमिट करेंगे। हाँ बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो सोचो क्या हुआ जब हमने बिल को डिस्काउंट करवाया, तो बिल को डिस्काउंट करवाते समय पूरा का पूरा डिस्काउंट हमने एक्स की बुक में डेबिट कर दिया, लेकिन जब पैसे एक्स और वाई के बीच में आपस में बट रहे हैं तो ये डिस्काउंट भी तो इनको बीच में बटना चाहिए। तो एक्स ने क्योंकि 80% फंड रखा है, तो अगर मैं आपसे कहूं 250 का 80% कितना होता है तो क्या जवाब दोगे? जल्दी बताओ। 250 का 80% कितना होता है? 200 200 तो बेटे कायदे से एक्स को तो सिर्फ 200 रुपीज के डिस्काउंट का खर्चा सहन करना चाहिए। 50% का डिस्काउंट किसको ट्रांसफर करना पड़ेगा? वाई को। अब सर डिस्काउंट को ट्रांसफर करने के लिए क्या करोगे? मैंने कहा कुछ नहीं। रिकॉर्ड करने के लिए क्या किया था? डेबिट। तो जब बेटे इसी डिस्काउंट को ट्रांसफर करने का नंबर आएगा तो क्या करवा देंगे? क्रेडिट। तो मैंने कहा ये लो बेटे 2 डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट करवा दो 50 रुपीज से। ठीक, अरे क्रेडिट करवा दूं हाँ या ना? जल्दी बताओ। तो बेटे वाई अकाउंट पे डेबिट कितने से हो जाएगा? 2000 रुपीज से डेबिट हो जाएगा। अब देखो पूरा हिसाब किताब बराबर बटा कि नहीं बटा? बिल कितने का था? 10,000। 10,000 का 20% कितना? बोलो ना, 10,000 का 20% कितना? 200। अबे 10,000 का 20% कितना? 2000 तो कायदे से अगर आप 20% ट्रांसफर कर रहे हो तो 10,000 का 20% 2,000 ट्रांसफर करना चाहिए ना। और 2,000 ट्रांसफर कर रहे हो तो इसका मतलब क्या? अगर 2,000 ट्रांसफर कर रहे हो तो यहां पर वाई का अकाउंट 2,000 रुपीज से डेबिट होना चाहिए था। वाई का अकाउंट यहां पर 2,000 रुपीज से डेबिट होना चाहिए था, हाँ या ना? इसमें से आपने कैश दिया 1,950 और डिस्काउंट भी ट्रांसफर किया 50, तो टोटल अकाउंट कितने से डेबिट हो गया? 2,000 से डेबिट हो गया। ये एंट्री समझ में आई, हाँ या ना? यस बताओ सर। बेटे ये एंट्री सबके समझ में आई, हाँ या ना? लॉजिक समझ में आया इसके पीछे का? यस सर। यस इसके सर। पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का एक ही लॉजिक है बेटा, दोस्ती पक्की खर्चा अपना अपना। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? ठीक है सर। बेटे एक्स ने वाई को पैसे भेजे हैं तो वाई ने पैसे भी तो लिए हैं, तो बताओ वाई की बुक में क्या एंट्री बनाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अमाउंट बिना अमाउंट के तुम्हारी एंट्री बन कैसे जाती? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। बैंक अकाउंट डेबिट बैंक 90। बैंक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 1950 और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट का खर्चा भी सहन करना पड़ेगा। डिस्काउंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय रुपीज 50 और वाई अकाउंट क्रेडिट 2000। वाइज अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 2000। ये 3 ट्रांजैक्शन की 3 एंट्री सबको समझ में आ गई, हाँ या ना? हाँ सर।
एक से वाई कैसे आएगा? कहां पर? अरे वाई नहीं एक्स आएगा। ये क्या 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 बोल रहे, क्या बोल रहे? कुछ बोले बेटे? क्या हुआ, क्या हुआ? सर मार्केट वाला माहौल हो जाता है कभी कभी। हाँ बेटे मार्केट अच्छा नथिंग। चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो रे बेटा। अब ड्यू डेट के दिन बैंक वाले किससे पैसे मांगने जाएंगे? सर बैंक में डायरेक्ट 2000 नहीं लिखा, दो ना, नहीं 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 श्रवण, X एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ बेटे। श्रवण बैंक में डायरेक्ट 2000 रुपए नहीं लिख सकता। बैंक में अगर मैंने डायरेक्ट 2000 रुपए लिख दिए तो ये मतलब होगा कि मैंने 2000 रुपीज कैश भिजवाया है। मैं 2000 रुपीज कैश नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ 1950 रुपीज का कैश दे रहा हूं और 50 रुपए के डिस्काउंट चार्जेस ट्रांसफर कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बैंक अकाउंट में सीधे सीधे 2000 रुपए लिख दूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैंने कैश में 2000 रुपए लिए हैं। श्रवण बात समझ में आई, हाँ या ना? ये गलती मत कर देना धोखे से भी। अरे बेटा श्रवण, ए बेटा श्रवण, हाँ सर ओके डन। बेटे ड्यू डेट के दिन बैंक वाले किससे पैसे मांगने जाएंगे? वाई के पास पैसे मांगने जाएंगे। बैंक वाले तो वाई से पूरे 10,000 रुपए मांगेंगे, लेकिन क्या वाई को कायदे से पूरे 10,000 का पेमेंट करना चाहिए? नहीं 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 तो सर। क्यों? बोलो ना, क्या कायदे से वाई को पूरे 10,000 का पेमेंट करना चाहिए? आपने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं? सर जब वाई के हिस्से में 20% आए थे तो वाई तो अपने हिस्से के 20% का पेमेंट करेगा। 80% किसके जेब में गए थे? सर एक्स की जेब में गए थे। तो 80% सर एक्स भरे, वाई क्यों भरेगा? बात तो सही है। तो बेटे अब आ गई ड्यू डेट। ड्यू डेट के दिन एक्स ने 80% कंट्रीब्यूट किया। 80% ऑफ हिज शेयर एक्स रेमिट्स 80% ऑफ हिज शेयर। रेमिट का मतलब पैसे भिजवाना। एक्स ने अपने शेयर का 80% पैसा वाई को भिजवाया। बताओ बेटे एक्स की बुक में क्या एंट्री बनाओगे? बोलो ना। वाई डेबिट टू बैंक बाय 8,000। बिल्कुल ठीक। वाईज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹8,000। ठीक है बेटे, एक्स ने भिजवाए तो वाई को मिले भी तो होंगे। Yes sir. वाई की बुक में बैंक डेबिट टू एक्स बाय Bank 8,000। to बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एक्स अकाउंट, अमाउंट 8,000। 8,000। अब बताओ बेटे, अब अगर मैं कहूं कि ड्यू डेट के दिन बैंक वालों ने वाई के सामने बिल प्रेजेंट किया तो अब वाई कितने रुपए देगा? सिर्फ 2,000 रुपए देगा कि पूरे 10,000 रुपए देगा? पूरे 10,000। क्यों 10,000 क्यों देगा? अभी तक तो कह रहे थे सर 2,000 रुपए देगा, अब 10,000 क्यों देगा? एक्स ने इसको अपने सर एक्स ने 8,000 दिया ना। ये बात सर एक्स ने दे दिए 20% तो पहले से देना ही था। अभी एक्स ने 80% और भिजवा दिए तो अब 100% लायबिलिटी किसकी हो गई? 100% लायबिलिटी किसके नाम पे हो गई? वाई के नाम पे हो गई। अब वाई जैसी की। बैंक वाले बिल प्रेजेंट करेंगे, बिल वॉज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। लो बेटे मैंने कहा बिल वॉज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट के दिन बिल प्रॉपरली ऑनर्ड हो गया। तो बेटे ड्यू डेट के दिन बैंक वालों ने बिल प्रेजेंट किया होगा वाई के पास। चिल्लाते तो बहुत है सारे। अच्छा ठीक है आगे चलते हैं। श्रवण थोड़ा सा कंट्रोल, आगे चलते हैं। हाँ आगे चलो। लो बेटे ड्यू डेट के दिन बैंक वालों ने बिल पहुंचाया वाई के पास, वाई के सामने बिल प्रेजेंट किया, वाई ने बिल का पेमेंट कर दिया। वाई की बुक में क्या एंट्री होनी चाहिए ये बताओ? वाई की बुक में क्या एंट्री होनी चाहिए? बाय 10,000। वाई ने बेटे बैंक वालों को पेमेंट किया होगा, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 10,000 से। डेबिट क्या करूं ये बताओ? बिल पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट, BP। बीपी। बिल्स पेबल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹10,000। ठीक, अब समझ में आया बेटे एकोमोडेशन बिल का मतलब क्या होता है? सर तो क्या इतनी देर से आप हमें एकोमोडेशन बिल का मतलब समझा रहे थे? होता है तो हाँ बेटा सब बिल डिसऑनर्ड हो तो? अरे आ रहा हूं ना, अभी मेरा खत्म थोड़ी हुआ है। मैंने क्या बोला बेटे पहली लाइन? क्या अब समझ में आया एकोमोडेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? अभी तो बेटे मैंने तुम्हें एकोमोडेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग समझाया है। ठीक है सर, 3 केस बना दिए, 1 घंटे लगा दिए और मीनिंग समझाए। हाँ बेटे मीनिंग जितना तगड़ा समझोगे ना किसी चीज का, आगे उस चीज की एनालिसिस करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ जाऊं अब? हाँ या ना?
बोलो ना, आगे बढ़ जाऊं? हाँ हाँ, सर। यस सर। अब रुको बेटे, रुको रुको रुको, मैं एक सेंटेंस बदलूंगा यहां पर। बिफोर ड्यू डेट ऑफ बिल एक्स बिकम इंसॉल्वेंट। अब बेटे मैंने कहा था पेमेंट हो गया, लेकिन ड्यू डेट ऑफ बिल, अच्छा एक नहीं, मुझे 2-3 चीजें बदलनी पड़ेगी। मान लो बेटे एक्स ने वाई को पैसे नहीं भिजवाए। अगर एक्स ने वाई को पैसे नहीं भिजवाए तो फिर ये एंट्री भी नहीं हुई होगी और ये एंट्री भी नहीं होगी। अब एक्स ने वाई को पैसे नहीं भिजवाए और ड्यू डेट के पहले अगर वाई इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या होगा? बताओ ना बेटे। सारे पैसे वाई को देने पड़ेंगे। अच्छा पहले बताओ बेटे, क्या ये बिल डिसऑनर हो जाएगा? आराम से सोच के जवाब देना। टाइप करो बेटे, टाइप। इस बार बेटे आंसर मुझे रिटन में चाहिए, ओरल में नहीं चाहिए। मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ड्यू डेट के पहले एक्स को 80% अमाउंट वाई को भिजवाना चाहिए था। एक्स ने 80% अमाउंट वाई को तो नहीं भिजवाया और साथ में पता चलता है कि ड्यू डेट के पहले एक्स इंसॉल्वेंट हो गया। तो सवाल यह है कि यहां पर ये जो बिल है इसको ऑनर्ड माना जाए या डिसऑनर्ड मान लेना चाहिए? सर डिसऑनर्ड नहीं होगा, वाई को पे करना होगा, ऑनर्ड माना जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। ऐसा क्यों? देखो भाई, यहां पर ड्रॉवर इंसॉल्वेंट हुआ है, ड्रॉई थोड़ा इंसॉल्वेंट हुआ है। मैं इतनी इतनी तारीख को इतने इतने पेमेंट, इतने इतने रुपए पे करूंगा, ऐसी एक्सेप्टेंस किसने दी थी? वाई ने दी थी। अब बेटे वाई थोड़ा ना इंसॉल्वेंट हुआ है, इंसॉल्वेंट कौन हुआ है? एक्स हुआ है ना इंसॉल्वेंट। और अगर एक्स इंसॉल्वेंट हुआ है तो बैंक वाले तो बेटे वाई से पैसे रिकवर करेंगे ही करेंगे, वाई के सामने बिल को प्रेजेंट करेंगे ही करेंगे। अब बेटे ड्यू डेट के दिन मैंने कह दिया ड्यू डेट के पहले वाई इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन क्या बेटे यहां पर एक्स इंसॉल्वेंट हुआ? सॉरी, एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, क्या बेटे यहां पर वाई इंसॉल्वेंट हुआ? नहीं सर, वाई इंसॉल्वेंट नहीं हुआ। अब जब बैंक वाले वाई के सामने बिल प्रेजेंट करेंगे तो वाई इस बिल की पेमेंट करेगा या इस बिल की पेमेंट करने से मना कर देगा? बोलो ना बेटे, क्या वाई इस बिल की पेमेंट करेगा या वाई इस बिल की पेमेंट करने से मना कर देगा? अच्छा सर, वाई को तो पेमेंट करना पड़ेगा। सर अगर वाई ने पेमेंट नहीं किया तो बैंक वाले बेटे वाई को कोर्ट में घसीट लेंगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस किसने दी है? एक्सेप्टेंस तो वाई ने दी थी। और आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपने आप में एक प्राइमा फेसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, जो कोर्ट के सामने अगर जज साहब के सामने प्रेजेंट कर लिया जाए तो जज साहब बेटे बिल को देखते ही से मन बना लेते हैं कि सामने वाली पार्टी ने फ्रॉड किया है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो बेटे माना तो नहीं जाएगा कि बिल डिसऑनर हुआ, वाई को तो पेमेंट करनी पड़ेगी। और बेटे अब वाई को पेमेंट करनी पड़ेगी, वाई के गले पे आ गई है तो वाई ने पेमेंट कर दिया, तो वाई की बुक में एंट्री क्या हो गई? बोलो बेटे हाँ या ना। वाई की बुक में एंट्री क्या हो गई? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 10,000। हाँ, बी को दोस्ती निभानी पड़ेगी। नहीं बेटे, दोस्ती कोई किसी के साथ नहीं निभाता। गीतिका रुको तो, अभी दोस्ती की तार तार कर देंगे 5 मिनट के अंदर। हाँ सर वाई को तो सिर्फ 20% ही देना था ना, एक्स देने वाला था ना 80%। हाँ, तो वो वही तो कह रहा हूँ ना 80% का अमाउंट वो क्यों देगा? हाँ वही तो कह रहा हूं ना, उसका अमाउंट क्यों देगा? असल में बेटे कभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखा है आपने? अरे किसी ने कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखा है क्या? हाँ या ना? नो सर। बुक में ही देखे हैं। नो सर। नहीं देखा? पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ लिया और बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं देखा? चलो कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसा होता है। जब कभी बेटे आप जाएंगे तो उसके ऊपर हेडिंग लिखी होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट साइड में डली होती है डेट। आज की डेट कितनी है? अबे आज की डेट कितनी है? 7 मार्च। मान लेता हूं बेटे ये है 7 मार्च 2022, यहां पे डला है बेटे डेट। ओके, अब उसके बाद क्या है? उसके बाद बेटे लिखा हुआ है आई ऑर्डर यू टू पे मी ₹10,000। आई ऑर्डर यू टू पे मी, और इसके आगे 10,000 बाद में लिखूंगा। आई ऑर्डर यू टू पे मी और ऑन माई ऑर्डर ₹10,000
आफ्टर 3 months, आफ्टर 3 months टू डेट, बस एक लाइन लिखी होती है, आई ऑर्डर यू टू पे मी और ऑन माई ऑर्डर ₹10,000 आफ्टर 3 months टू द डेट। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बेटे यहां पर जिसने बिल ड्रॉ किया है ड्रॉवर के सिग्नेचर होंगे, यहां पर जिसने बिल की एक्सेप्टेंस दी है उस ड्रॉई के सिग्नेचर होंगे, और यहां पर बेटे एक बॉक्स बना हुआ होता है, यहां पर बॉक्स के अंदर ग्रे कलर से लिखा होता है, बहुत ही बारीक से लिखा होता है स्टैंप। अच्छा सर, स्टैंप क्या है? एक बात बताओ, क्या दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है? अगर ये बिल ड्रॉ किया जाता है, कोई पार्टी अगर एक्सेप्ट करती है, तो क्या दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। बेटे क्या कॉन्ट्रैक्ट कभी भी बिना ड्यूटी पे किए सरकार इसको वैलिड डिक्लेयर करेगी? क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है, तो बिना सरकार को ड्यूटी पे किए, बिना सरकार को टैक्स पे किए आप बेटे कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं कर सकते अगर फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन हुआ तो। और आप उसको अगर वैलिड करना चाहते हैं तो आपको सरकार को ड्यूटी तो पे करनी पड़ेगी। अब सर सरकार को ड्यूटी कैसे पे करेंगे? सरकार को ड्यूटी पे करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है रेवेन्यू स्टैम्प। कभी रेवेन्यू स्टैम्प देखें बेटे? अरे स्टैम्प देखें, टिकट। अरे टिकट देखा क्या? कौन सी टिकट देखी है सर? वो जो पोस्ट ऑफिस में मिलती है ना, वो सर वो जो पोस्ट ऑफिस में 5 रुपए 10 रुपए की टिकट मिलती है ना, वो, अरे वो नहीं रे बेटा, कभी कोर्ट जाना, कोर्ट में भी ना रेवेन्यू स्टैंप मिलते हैं, 5 रुपए के, 10 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के, ऐसे रेवेन्यू स्टैंप मिलते हैं। ये सर देखा है। देखा है? हाँ। तो बेटे उन्हीं रेवेन्यू स्टैंप को यहाँ पे पहले पेस्ट किया जाएगा। पेस्ट किया जाएगा मतलब उन्हीं रेवेन्यू स्टैंप को यहाँ पर बेटे चिपका दिया जाता है। ये बेटे एक एक रेवेन्यू स्टैंप चिपका हुआ है, ठीक है ना? ऐसे करके बेटे रेवेन्यू स्टैंप एक के ऊपर एक के ऊपर एक यहाँ पर चिपका दिए जाते हैं, और इन रेवेन्यू स्टैम्प को इसके ऊपर चिपकाने के बाद रेड इंक से यहां से शुरू करके लिख दिया जाता है कैंसल, और ऐसे करके इसको पूरा कैंसिल कर दिया जाता है। रेड इंक से इसके ऊपर कैंसल लिख दिया और इसको अगर क्रॉस कर दिया तो माना जाएगा कि आपने इन रेवेन्यू स्टैम्प को यूटिलाइज कर लिया, और रेवेन्यू स्टैम्प को यूटिलाइज करने का मतलब माना जाएगा कि आपने गवर्नमेंट को ड्यूटी पे कर दी। सर ऐसे कैसे, क्यों ऐसा क्यों माना जाएगा? क्योंकि बेटे रेवेन्यू स्टैंप इशू करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार बेटे रेवेन्यू स्टैंप इशू करती है, और रेवेन्यू स्टैंप को इशू करके सरकार अच्छा खासा हर साल फंड कलेक्ट करती है, ठीक है ना? तो यहां पर रेवेन्यू स्टैंप आपने किससे खरीदे? रेवेन्यू स्टैंप खरीदे आपने बेटे स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट ने आपको रेवेन्यू स्टैंप बेचे, आपने रेवेन्यू स्टैंप अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर लगाए, इसको कैंसिल कर दिया, मतलब अब ये रेवेन्यू स्टैंप दोबारा कहीं यूज नहीं किए जा सकते, और इसका मतलब आपने स्टेट गवर्नमेंट को ड्यूटी पे कर दी। ये स्ट्रक्चर होता है आपके बिल का। बताओ बेटे, अगर मुझे ड्रॉई के नीचे किसी का सिग्नेचर करना हो तो किसका सिग्नेचर करना चाहिए बेटे? अच्छा बस पहले, अगर मुझे ड्रॉअर के नाम के नीचे किसी का सिग्नेचर करना है तो किसका सिग्नेचर करना चाहिए हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से? हाँ, ये लीगल चार्जेस होते हैं बेटे, इसी को कहते हैं लीगल चार्जेस। हाँ बोलो। एक्स की साइन करो सर। मैंने कहा ये लो, एक्स ने बड़ी डिजाइनदार एक्स ने बेटे अपनी खतरनाक डिजाइनदार साइन बनाई, ऐसे करके कुछ, फिर उसके नीचे ऐसे लाइन करके 2 डॉट मार दी। ओके बेटे, ड्रॉइंग के नीचे अगर सिग्नेचर करना है तो किसकी सिग्नेचर कर दी जाए? वाई की सिग्नेचर करो। ये लो बेटे, वाई ने कहा अच्छा डिजाइन, ले मेरी भी डिजाइन, वाई ने भी सिग्नेचर कर दिया बेटे। अब बैंक वाले इस बिल को लेके ड्यू डेट के दिन वाई के सामने प्रेजेंट करते हैं। क्या बेटे वाई बैंक वालों से बोल सकता है कि हमने ना 10,000 का बिल ड्रॉ किया था, मैंने एक्सेप्टेंस दी थी, आपसे बिल डिस्काउंट करवाया, बाद में मैंने इस बिल के 2,000 रुपए रखे थे, 8,000 रुपए तो एक्स ने रखे थे, तो इस बिल के आप मुझसे 2,000 रुपए ले लो, 8,000 रुपए एक्स से जाके वसूल कर लो। बेटे वाई बोल सकता है कि ये बताओ, ये बिल है तुम्हारे? नो सर, नहीं बोल सकता। जो कागज पे लिखा होगा वही सही माना जाएगा। बोलो बेटे, वाई बोल सकता है कि हाँ या ना? नो सर, नहीं बोल सकता, ठीक है ना? बोलो ना बेटे। वाई बोल रहा है बैंक वालों से, गिड़गिड़ा रहा है, मैनेजर साहब हमने तो पैसे आपस में बांटे थे, मेरे हिस्से में तो 2,000 रुपए आए थे, 8,000 रुपए तो एक्स ने रखे थे, मुझसे आप मेरे हिस्से के 2,000 रुपए ले लो, मैं तो अपने 2,000 रुपए आपको देने को तैयार हूं, बाकी 8,000 रुपए माई बाप मैं नहीं दे पाऊंगा, तुम जाके एक्स से ले लो। बैंक वाले बोलेंगे रोए मत, 2 झापड़ा मारूंगा कान के नीचे, चुपचाप 10,000 की पेमेंट करनी तो चल तेरे को कोर्ट में लेके जाता हूं। और धोखे से अगर बैंक वाले इसको कोर्ट में लेके चले गए ना, तो समझ जाओ बेटे वाई
बेटे समझ जाओ बेटे, वाई को तो मारा कम जाएगा, घसीटा जाएगा, क्योंकि जैसी जज साहब के सामने ये बिल आएगा, सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट जितने आपके बिल के हैं वो सारे हैं। डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल है, यस सर। क्या बेटे पेमेंट से रिलेटेड कोई कंडीशन लगी हुई है? नो। ये आपका बिल है बेटे अनकंडीशनल बिल। अनकंडीशनल क्यों? क्योंकि यहां पर एक आदमी ने ऑर्डर दिया, आई ऑर्डर यू, यानी एक आदमी ऑर्डर दे रहा है टू पे मी और ऑन माई ऑर्डर, यानी मैं जिसको ऑर्डर दूंगा ना तो उसको ही पेमेंट कर देना। इसका मतलब अगर ये बिल एक्स बैंक वालों से डिस्काउंट करवाता है और बैंक वाले अगर वाई के सामने बिल प्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब इसे एक्स का ऑर्डर समझा जाएगा कि एक्स ने तुम्हें ऑर्डर दिया है वाई कि तुम ये 10,000 रुपए बैंक वालों को पेमेंट कर देना। कहानी समझ में आ गई, हाँ या ना? यस सर। यस सर, ठीक है। तो क्या बेटे वाई यहां पर 10,000 रुपए देने से मना कर सकता है कानूनी तौर पे? अभी भी किसी के मन में कोई शंका है कि सर वाई 10,000 की पेमेंट क्यों करेगा? नो सर। नहीं बेटे, पूरी कहानी सुना दी मैंने। वाई आप 10,000 की पेमेंट क्यों करेगा? श्रवण बेटे अपना डाउट बताओ, जल्दी पूछ लो। अरे श्रवण अपना डाउट बताओ, बोलो बेटे। श्रवण कुछ नहीं। अबे तो हैंड क्यों रेस कर रखा है? मैं जब से देख रहा हूं कि अच्छा किसी का हाथ उठा हुआ है, किसी को डाउट है, बच्चा बेचारा परेशान हो रहा होगा, उसका डाउट क्लियर नहीं हो रहा। हाँ आगे चलते हैं, सुनो बेटे। वाई ने अपने दिल पे पत्थर रख के, क्यों? क्योंकि उसको मिले तो 2,000 रुपए थे, लेकिन देने कितने पड़ गए? 10,000। तो वाई ने बेटे अपने दिल पे पत्थर रख के कानूनी लफड़ों से बचने के चक्कर में, कोर्ट कचहरी से अपना पीछे छुड़ाने के चक्कर में बैंक वालों को कहा सर वाई, अरे वाई को अभी इंसॉल्व, अब तुम ना एक ही बार में सबको इंसॉल्वेंट कर लो भाग्यश्री, एक ही बार में सबको मार डालो वहां पर, इसकी डेथ करवा देते हो, उसकी डेथ। अरे कर रहे हैं ना, वाई को भी इंसॉल्वेंट करेंगे ना, जल्दी छोड़े ना है, वाई को भी इंसॉल्वेंट करेंगे, रुको जरा। हाँ आगे चलते हैं, सुनो। यहां पर बेटे अब हुआ ये, वाई ने अपने दिल पे पत्थर रख के बैंक वालों को 10,000 रुपए की पेमेंट तो कर दी, लेकिन क्या बेटे अब वाई के अंदर बदले की भावना नहीं जाग रही है? सोचो ना बेटे, क्या वाई का खून नहीं जल रहा है? क्या वाई और बेटे ऐसे दांत मसो के, अब तो मैं बताता हूं, मेरे को 8,000 रुपए का चूना लगाया, क्या बेटे वाई के अंदर बदला लेने की इच्छा जागृत नहीं हो रही है? बताओ बेटे वाई के अंदर किस तरीके का बदला लेने की इच्छा जागृत हो रही है? किस तरीके का बदला वाई लेना चाहता है? क्या बेटे वाई एक्स को खूब मारना पीटना चाहता है, या तो बेटे वाई ये चाहता है कि मुझे मेरे हिस्से के 8,000 रुपए मिल जाए बस? बोलो ना बेटे, वाई क्या चाहता है? सर मुझे मेरे हिस्से के 8,000 रुपए मिल जाए बस। वो 8,000 रुपए किससे रिकवर करने जाएगा? बोलो ना बेटे, वाई 8,000 रुपए किससे रिकवर करने जाएगा? एक्स से। मैंने कहा बेटे एक्स इंसॉल्वेंट हो गया एंड ओनली 50% मनी हैज बीन रिकवर्ड, 50% मनी हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। तो बताओ बेटे क्या हुआ? दोस्ती खत्म, वो 8,000 चाहते हैं, ठीक है। तो बेटे 50% वाई को एक्स की एस्टेट से रिकवर हुए, कुछ तो मिला, बेचारा माफ कर देगा 4,000 लेके, ठीक है सर ले लिए 4,000 रुपए। बताओ बेटे वाई को 50% यानी 4,000 रुपए मिले, वाई की बुक में क्या एंट्री होनी चाहिए ये बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, वाई की बुक में एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड और एक्स अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹4,000। मोटे मोटे तौर पे ऐसा लगता है, लेकिन अगर मैं एंट्री बना दूं, सिर्फ ये एंट्री बना दूं, तो क्या आज के बाद वाई कभी एक्स से और पैसे मांग पाएगा? सिंपल सा सवाल पूछो। क्या? अरे रुको रुको गीतिका, 1 मिनट रुक जाओ। मैंने कहा बेटे आज अगर मैं ये एंट्री बना दूं, ठीक है, तो क्या इसके बाद में वाई कभी भी एक्स से कोई पैसे मांग पाएगा? क्या बेटे एक्स इस लीगल पोजीशन में होगा कि वो फ्यूचर में वाई से कभी कोई पैसे और एडिशनल मनी रिकवर कर पाए? बोलो ना हाँ या ना। कानूनी नो सर नहीं कर पाएगा। क्यों 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 सर? यहां पर वाई एक्स तो इंसॉल्वेंट हो गया, और अगर कोई भी आदमी इंसॉल्वेंट हो जाए तो जितना पेमेंट हो गया, उसके बाद जय श्री राम, कहानी खत्म। इसको कहते हैं आप लोग फुल सेटलमेंट। तो अगर यहां पर फुल सेटलमेंट हो चुका है तो सारे डेबिट के क्रेडिट कैंसिल होने चाहिए, मानते हो इस बात को? अगर फुल सेटलमेंट हो चुका है, यहां पर फुल सेटलमेंट हुआ था केस नंबर 1 में, यस और नो? जल्दी बताओ। यस सर हुआ तो था। सारे डेबिट के क्रेडिट कैंसिल हुए थे कि नहीं हुए थे? हुए थे सर।
यहां पर भी फुल सेटलमेंट हुआ था, सारे डेबिट के क्रेडिट कैंसिल हुए थे, तो जब यहां पर भी फुल सेटलमेंट हो रहा है तो सारे डेबिट के क्रेडिट कैंसिल होने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होने चाहिए। आओ बेटे चेक करें। एक्स अकाउंट डेबिट हुआ 10,000 से, एक्स अकाउंट क्रेडिट हुआ 2,000 से, एक्स अकाउंट क्रेडिट हुआ 4,000 से। क्या बेटे डेबिट का क्रेडिट कंप्लीट हुआ है, हाँ या ना? बोलो ना। 10,000 के डेबिट का No, 10,000 क्रेडिट No, sir, no, can. नहीं हुआ। कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? बोलो ना कितने पैसे? 8,000. 8,000। 4,000। कायदे से अगर आपको डेबिट का क्रेडिट कैंसिल करना है तो एक्स अकाउंट का 8,000 रुपीज से क्रेडिट करना चाहिए। बोलो मानते हो हाँ या ना? हाँ सर. लेकिन बेटे पैसे तो 4,000 ही मिले हैं और आपने कहा 4,000 रुपए फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के मिले, लेकिन उधारी कितने की थी? 8,000 की। 8,000 का डेट था, उसके बदले में सिर्फ 4,000 रुपीज कैश में रिकवर हुए और बचे हुए 4,000 रुपीज जिंदगी में कभी रिकवर नहीं होने वाले। तो बताओ बेटे, क्या वाई की बुक में और कोई डेबिट डालने का मन कर रहा है? Bad Yes debt. sir, bad debt debit 4,000. हाँ जस्ट अ मिनट। हाँ अब ठीक है। क्या बेटे वाई की बुक में कोई और क्रेडिट डालने का मन कर रहा है? हाँ सर बिल्कुल कर रहा है। यस सर। क्रेडिट डालने का नहीं सर, डेबिट डालने का मन कर रहा है। कितने रुपए? 4,000 रुपीज। ऐसा नहीं लग रहा बेटे यही आपके बैड डेट्स हैं, हाँ या ना? यस सर। तो फाइनली एंट्री क्या बननी चाहिए? जितने पैसे मिले उससे बैंक अकाउंट डेबिट, जो नॉन रिकवरेबल अमाउंट है उससे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट और एक्स अकाउंट क्रेडिट होगा 8,000 रुपीज से। सर एक्स की तरफ से भी तो सेटलमेंट हो रही है, एक्स की बुक में भी तो कोई एंट्री बनाओ। हाँ यार एक्स की बुक में भी एंट्री बनानी है। बताओ बेटे एक्स की बुक में क्या एंट्री बननी चाहिए? बोलो ना एक्स की बुक में। अरे गलत बोलो सही बोलो, क्या फर्क पड़ जाएगा? सीख रहे हो ना अभी, और अगर सीख रहे हो तो बोलो। हाँ बताओ एक्स की बुक में क्या एंट्री बनाऊं? Debit to bank 4,000. हाँ बेटे एक्स तो पेमेंट कर रहा है, एक्स अगर पेमेंट कर रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए 4,000 से, और वाई अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए। वाइज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 4,000। ठीक है, लेकिन बेटे यहां पर तो केस फुल सेटलमेंट का है, और अगर फुल सेटलमेंट का केस है तो सारे डेबिट के क्रेडिट एक दूसरे से कैंसिल हो जाना चाहिए। मानते हो इस बात को, हाँ या ना? यस सर। अरे इंस्टॉलमेंट हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया तो जो पैसे दिए गए जो पैसे लिए गए उसी को फुल सेटलमेंट मानना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? बोलो ना। Yes sir. अच्छा फुल सेटलमेंट मानना पड़ेगा। तो आओ देखते हैं सारे डेबिट का क्रेडिट हुआ क्या यहां पर कि नहीं हुआ। अच्छा सर बेटे वाई अकाउंट सर बिल्स रिसेबल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 10,000, बिल्स रिसेबल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 10,000। हो गया सर डेबिट का क्रेडिट। वाई अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 10,000, वाई अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 2,000, वाई अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 4,000। क्या बेटे सारे डेबिट के क्रेडिट कैंसिल हो गए एक दूसरे से? बोलो ना, क्या सारे डेबिट के क्रेडिट एक दूसरे से कैंसिल हो गए? यस और नो? यस सर हो गए, पर 4,000 और चाहिए. अभी 4,000 रुपए और चाहिए सर। वाई अकाउंट में यहाँ पर 4,000 नहीं, वाई अकाउंट में आपको यहाँ पर 8,000 रुपीज डेबिट करने पड़ेंगे, तब जाके सारे डेबिट का क्रेडिट कैंसिल होगा। मैंने कहा डन। वाई अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 8,000, लेकिन बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ 4,000 से, इसका मतलब एंट्री में मुझे 4,000 और क्रेडिट करना पड़ेगा। इसको लिखा जाता है बेटे डेफिशिएंसी, दैट इज नोन एज डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी क्यों? क्योंकि इतने पैसे और देने चाहिए थे, लेकिन सफिशिएंट एसेट अवेलेबल ना होने के कारण आपने अपने क्रेडिटर्स को 4,000 रुपए कम पेमेंट किए हैं। तो जब भी कमी वाला वर्ड कहीं आता है उसको कहा जाता है डेफिशिएंसी। तो एंट्री फाइनली क्या बनी? वाइज अकाउंट डेबिटेड टू डेफिशिएंसी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब बेटे एकोमोडेशन बिल समझ में आया? मीनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, अब एकोमोडेशन बिल समझ में आया? बोलो ना बेटे, कौन सी तुमने नई एंट्री बना ली इसके अंदर? एक भी कोई भी नई एंट्री बनाई हो तो बताओ। जबकि इनफैक्ट बेटे तुमने सेल और परचेज की एंट्री तो बनाई नहीं है इसके अंदर, एक भी नई एंट्री नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने एक क्वेश्चन पूरा देने की बजाय, एक क्वेश्चन पूरा का पूरा इकट्ठा लिखने की बजाय हर एक ट्रांजैक्शन को तोड़ तोड़ के स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखा। अगर इन्हीं ट्रांजैक्शन को फुल स्टॉप लगा लगा के लिख दूं तो ये अपने आप में क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे कि ये। अब आ जाऊं अपने क्वेश्चन पे। अब समझ आया है सर? हाँ ठीक है, डन।
अब आ जाऊं अपने क्वेश्चन पे, आराम से पढ़ना बेटे, क्वेश्चन को आराम से एकदम इत्मीनान से तोड़ तोड़ के फोड़ फोड़ के पढ़ना है इसको। ओके सर, डन। अनिल ड्रॉ अ बिल ऑफ फॉर ₹9,000 ऑन संजय ऑन 5th April 2003 फॉर 3 months, विच संजय रिटर्न इट टू अनिल आफ्टर एक्सेप्टिंग द सेम। सब लोग अपनी अपनी नोटबुक निकालो, अपनी नोटबुक के पेपर को बीच से मोड़ो, जैसा जैसा बोल रहा हूं बेटे वैसा वैसा काम करना है, ठीक है। मेरे पास एक आध पेपर है कि नहीं, मेरे तो साले पूरे पेपर ही उठा उठा के भाग जाते हैं यार यहाँ से। हाँ ये लो बेटे, ये आपके पास में बेटे एक नोटबुक होगी, आपके पास में कोई रजिस्टर होगा, आप अपने रजिस्टर में कुछ नहीं करना है बेटे, मैं जैसा जैसा बोलता जाऊंगा सिर्फ वैसे वैसा करना है, ठीक है। हाँ ये लो, ये बेटे आपके पास में एक पेज है, इस पेज को आपने 20 से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एक पार्ट में लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में इन द बुक्स ऑफ अनिल, और राइट हैंड साइड में लिखना है इन द बुक्स ऑफ संजय। लिख लिया बेटे सबने, हाँ या ना? बेटे लिख लिया होगा तो बताओ। ओके सर। हो गया सर, डन। आगे बढ़े, बोलो ना आगे बढ़ूं क्या? यस सर। ये बेटे पहली लाइन जो हाईलाइटेड है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, पहली लाइन जो हाईलाइटेड है सिर्फ उतना ही पढ़ना है। अनिल ड्रॉज अ बिल फॉर ₹9,000 ऑन संजय, डेट को छोड़ दो, डेट कोई काम की नहीं है हमारी, अभी फिलहाल के लिए डेट को छोड़ दो। अनिल ड्रॉज अ बिल फॉर ₹9,000 ऑन संजय फॉर 3 months, विच संजय रिटर्न इट टू अनिल आफ्टर एक्सेप्टिंग द सेम। अनिल की बुक में जो एंट्री तुम्हें ठीक लगती है वो बना लो, और संजय की बुक में जो एंट्री तुम्हें ठीक लगती है वो बना लो। बना ली सबने एंट्री? लिख ली? मेरे को नहीं चाहिए एंट्री, आप लिखो। ये सर लिख ली। मेरे को चाहिए ही नहीं एंट्री, आई डज नॉट रिक्वायर एंट्री, मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन पढ़ूंगा बेटे। अब मेरा जितना समझाना था सब समझा के हो चुका है, ठीक है। तुम करो अपना, मैं करूंगा अपना, ठीक है सर। आज सर अपने अपने वाली पे बात आ गई, हाँ बेटे आज अपने अपने वाली पे बात आ गई। अनिल ने विड्रॉ किया, संजय ने एक्सेप्टेंस दी, अनिल की बुक में एंट्री बनी होगी bills receivable 1 account is to be debited by ₹9,000, bills receivable account is to be debited by ₹9,000 to संजय 9,000। संजय की बुक में एंट्री बनी होगी अनिल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड बिल्स पेबल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹9,000। सब लोग बेटे चेक करो, पहली एंट्री सबकी यही बनी है। सब लोग बेटे अपनी अपनी एंट्री चेक करें, क्या सभी लोगों की एंट्री यही बनी है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। पहली एंट्री में किसी को कोई डाउट है, बोलना रे बेटा लाउकर, ये बाबा। नो सर। नो सर, कोई डाउट नहीं है। चलो फिर आगे, एक कदम आगे बढ़ेंगे। अगली हाईलाइटेड लाइन है बेटे, अनिल गेट्स इट डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर ₹8,820। हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देता हूं, अनिल ने इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 8,820 रुपीज में। मुझे एंट्री नहीं चाहिए, आप लोगों को अपनी एंट्री खुद बनानी है। मुझे एंट्री नहीं चाहिए, आप लोगों को अपनी एंट्री खुद बनानी है। बना ली सर। हाँ सबका हो गया बेटे, सबकी तरफ से बेटे टोटल 30 थम्सअप दिखने चाहिए बेटे। जब तक 30 थम्सअप आएंगे नहीं तब तक क्लास आगे बढ़ेगी नहीं, और जब तक मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज खत्म नहीं होगा आज क्लास बंद होगी नहीं, फिर रात के भले 10 क्यों ना बज जाए। सभी की एंट्री लिख के हो गई होगी तो बेटे सभी लोग जल्दी जल्दी थम्सअप दिखाओ, तो फिर मैं आगे चलूं। हाँ मतलब सभी का लगभग हो गई एंट्री। चलो सर आगे चलते हैं। अगला ट्रांजैक्शन सुनो ध्यान से, अगला ट्रांजैक्शन ध्यान से सुने बेटे। क्या सभी लोग तैयार हैं? राहुल कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटे, फिर मैं आगे चलूंगा।
राहुल नो डाउट बावरा हो गया के बेकार में अंगूठा दिखा रहे साहब। आगे चलो, हाँ आगे चलो बेटे, अगला सेंटेंस सुनो। रेमिट 1/3 अमाउंट टू संजय। अनिल ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाया और इसका 1/3 अमाउंट संजय को भिजवाया। अनिल ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाया और इसका 1/3 अमाउंट संजय को भिजवाया। जल्दी से अपनी अपनी बुक में एंट्री बना लें। जिसको जिसकी बुक में जो एंट्री बनाना हो वो एंट्री बना सकता है, सब इंडिपेंडेंट है। मैंने बेटे ट्रांजैक्शन पढ़ दिया बस। अनिल ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाया फॉर ₹8,820 और इसमें से 1/3 अमाउंट उसने संजय को भिजवाया। अब 1/3 अमाउंट संजय को जो भिजवाया होगा उसका अनिल की बुक में क्या ट्रांजैक्शन होना चाहिए और संजय की बुक में क्या रिकॉर्डिंग होनी चाहिए वो आप देखें। सभी की एंट्री लिख के हो जाए, देन गिव मी अ थम्स अप। फिजा ने कहा ओके सर, डन डन। डॉली का भी क्लियर है, रीता का भी हो गया है, श्रवण भी लिख चुके हैं। 5 6 7 8 3 4 8 4 12 और 1 13। हो गया बेटे सबका? लगभग बेटे मेरी उम्मीद है कि सभी की एंट्री बन चुकी है। अगला ट्रांजैक्शन पढ़ो। ऑन ड्यू डेट अनिल फेल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू संजय। ड्यू डेट के दिन अनिल को जो पैसे संजय को भिजवाने चाहिए थे वो संजय को उसने नहीं भिजवाए। क्या बेटे इसका कोई ट्रांजैक्शन या इसकी कोई एंट्री अकाउंट की बुक में हो सकती है? ड्यू डेट के दिन संजय को जो पैसे भिजवाने, अनिल को जो पैसे भिजवाने चाहिए थे उसने पैसे नहीं भिजवाए। इसकी कोई एंट्री होगी? नहीं होगी। आगे चलते। बट ही एक्सेप्ट, ही का मतलब कौन? अनिल की संजय? संजय। 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 अरे रुको रुको रुको, हाँ बेटे अनिल ने संजय को पैसे नहीं भिजवाए तो क्या संजय ने बिल का पेमेंट किया होगा कि बिल डिसऑनर हो गया होगा? पेमेंट किया होगा नहीं। क्या अनिल ने तो संजय को पैसे नहीं भिजवाए तो क्या संजय ने बिल की पेमेंट की होगी या ये मान लो कि बिल डिसऑनर हो गया? पेमेंट की पेमेंट होगी। किया होगा। तो करो एंट्री फिर। ड्यू डेट तो आ गई ना। बैंक वालों ने बिल किसके सामने प्रेजेंट कर दिया? बैंक वालों ने बिल तो संजय के सामने प्रेजेंट कर दिया होगा और बैंक वालों ने जब संजय के सामने बिल प्रेजेंट किया होगा तो बिल डिसऑनर हुआ है ऐसा मानना तो बेकार है, तो संजय ने पूरा पेमेंट किया होगा। करो बेटे, एंट्री बनेगी संजय की बुक में। सिर्फ जल्दी से बनाओ, फटाफट हो जाए तो बताएं। डन सर, हो गया, वेरी गुड। नहीं बेटे अमाउंट मुझे नहीं चाहिए राहुल, ना मुझे एंट्री चाहिए ना मुझे अमाउंट चाहिए। असल में कल आपके मन में इस क्वेश्चन को देख के डर पैदा हुआ था। मैं आपके अंदर से बेटे उस डर को पकड़ के खींच के बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कोई अकाउंट से डरे ये तो बेटे बहुत शर्मनाक बात हो जाएगी मेरे लिए। आगे चलते हैं। सबकी एंट्री हो गई हो तो क्या बेटे मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ सकता हूं? सबकी एंट्री हो गई हो तो क्या मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ सकता हूं? हाँ सर आगे चलो। अब मैं जितना पढ़ूंगा सिर्फ उतने की ही ट्रांजैक्शन बनाना। बट ही एक्सेप्ट, ही का मतलब यहां पर कौन है? अनिल की संजय। बोलो ना बेटे, ही का मतलब कौन है? अनिल की संजय? अनिल। अनिल। हाँ अनिल एक्सेप्ट अ बिल ऑफ ₹12,600 फॉर 3 मंथ। बस बेटे यहां तक ट्रांजैक्शन। बेटे देखो कहानी कहां से शुरू हुई। ऑन द ड्यू डेट अनिल फेल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू संजय। अनिल ने बेटे संजय को पैसे नहीं भिजवाया। बट ही एक्सेप्ट, यानी क्वेश्चन किसकी तरफ से शुरू हुआ? अनिल की तरफ से। तो यहां पर भी ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? अनिल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर है इतना? यस सर। हाँ तो बेटे अब अनिल ने एक नया बिल एक्सेप्ट किया है 12,600 रुपीज का।
हाँ, अनिल ने एक नया बिल एक्सेप्ट किया है 12,600 रुपीज का। अनिल ने एक्सेप्टेंस दी है, तो ड्रॉ किसने किया होगा? बताओ ना बेटे। अरे को तो पहले सेंटेंस तो पढ़ो। ये कह रहे हैं अनिल ने 12,600 रुपीज के बिल की एक्सेप्टेंस दी है, तो ड्रॉ किसने किया होगा? सर संजय ने ड्रॉ किया होगा। 12,600 रुपीज का बिल संजय ने ड्रॉ किया होगा, अनिल ने एक्सेप्टेंस दी होगी। दोनों की बुक में जो एंट्री बनानी है बनाओ, दोनों की बुक में जो एंट्री आप बनाना चाहते हो बनाएं। हो जाए तो बता दें कि सर हमारी एंट्री लिख के हो चुकी है, बस इतना बोल देना कि सर डन है, बन गई हमारी एंट्री। बस इतना बता देना कि सर हमारी एंट्री हो चुकी है, डन है, कंप्लीटेड है, डन। ओके, आगे बढ़ जाऊं? कैन आई प्रोसीड नाउ? यस सर, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं सर, आप आगे बढ़ो। मैंने कहा डन। अगला सेंटेंस सुनो। अगला सेंटेंस कहता है संजय डिस्काउंटेड इट फॉर ₹12,330। संजय ने इस बिल को 12,330 में बैंक से डिस्काउंट करवाया। जिसकी बुक में जो एंट्री आपको ठीक लगती है आप बनाएं। अगला ट्रांजैक्शन है संजय ने इस बिल को 12,330 रुपीज में बैंक से डिस्काउंट करवाया। जिसकी बुक में जो एंट्री आपको ठीक लगती है वो बनाएं। एंट्री लिख के हो जाए तो डन कर दें। फिजा का हो गया है, डॉली का हो गया है, दो, एक अंगूठा और आया है, नाम नहीं पता। वंश का हो गया है, रीटा का भी हो गया है, सृष्टि का भी हो गया बेटे, गौरांग का भी हो चुका है। शाबाश सर, मेरी समझ नहीं आया बेटे, मैंने सिर्फ ट्रांजैक्शन रखा आपके सामने। क्वेश्चन में लिखा हुआ है संजय डिस्काउंटेड इट, यानी इस बिल को संजय ने बैंक से डिस्काउंट करवाया। बस इतना सा ट्रांजैक्शन है। हाँ बेटे, ट्रांजैक्शन सिर्फ इतना है। देखो क्या लिखा है, संजय ने इस बिल को बैंक से 12,330 में डिस्काउंट करवाया। मैं आपको ऐसे समझाता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या रखा है कि अनिल ने एक बिल ड्रॉ किया है। क्वेश्चन ने क्या रखा है, नहीं सॉरी, अनिल ने एक बिल की एक्सेप्टेंस दी है। किसको एक्सेप्टेंस दी है? अनिल ने एक बिल की एक्सेप्टेंस दी है। किसको? संजय को। संजय को एक्सेप्टेंस दी होगी और बिल है 12,600 रुपीज का। तो अगर अनिल ने एक्सेप्टेंस दी है तो अनिल के लिए है बिल्स पेएबल, संजय के लिए क्या है? बिल्स रिसीवेबल। इसी के आगे क्वेश्चन कह रहा है कि संजय गॉट इट डिस्काउंटेड, मतलब ये जो बिल संजय के पास आया है, संजय ने इसे अपने बैंक वालों से 12,330 में डिस्काउंट करवा लिया। अब आपको जो एंट्री ठीक लगती है बेटे आप बना सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ में आया बेटे? जफा बेटे एक बार समझ में आ गया, हाँ या ना? यस सर। हाँ चलो, बन गई एंट्री सबकी? क्या सभी ने अपनी एंट्री बना ली? यस सर, एंट्री बन गई हमारी डिस्काउंट की। आगे चलते हैं। एंड, अब ध्यान से पढ़ो बेटे क्या लिखा है। एंड रेमिट ₹2,220 टू अनिल। संजय ने अनिल को 2,220 रुपीज भिजवाए। रेमिट्स ₹2,220 टू अनिल, यानी इसका मतलब संजय ने अनिल को 2,220 रुपीज भिजवाए हैं। जिसकी बुक में जो एंट्री आपको ठीक लगती है वो आप बना सकते हैं। जिसकी बुक में जो एंट्री, डिस्काउंट का रेशो बता दो बस। अब वो तुम ढूंढो बेटे, मैं क्यों बताऊं? Why I should tell you? गलती होगा ना, कर दे गलती। क्यों गलती करने से डर रहा है बेटे? श्रवण, इतना डरने का नहीं। गलती होगी होने दो, चलेगा। गलती करने से डरना नहीं बेटे। इस दुनिया में वो आदमी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया जिसने कोई गलती ना की हो। वो मुझे नहीं पता बेटे। जो रेशो तुम्हें ठीक लगता उस रेशो में बांट लो। समझाऊंगा ना बेटे, ऐसा थोड़ा ना क्वेश्चन को मैं अधूरा छोड़ दूंगा। क्वेश्चन पूरा समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। लेकिन आप तो अपने हिसाब से गलत, सही, कम, ज्यादा, अच्छी, बुरी जो समझ में आती हो एंट्री तो बनाओ एटलीस्ट। हो गई बेटे एंट्री इसकी। संजय ने अनिल को 2,220 रुपीज भिजवाए हैं। क्या सभी ने ट्रांजैक्शन?
रेशो नहीं पता बट एंट्री कर दी। अरे रेशो नहीं पता, एक बार जो रेशो डिसाइड हो गया वो रेशो हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा। बेटे पहले अनिल ने बिल ड्रॉ किया था और संजय को कितने पैसे भिजवाए थे? बताओ ना बेटे, अनिल ने बिल ड्रॉ किया था और संजय को कितने पैसे भिजवाए थे? बोलना रे बेटा। 12,600। 12, अरे 12,000, अरे पहले 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 पहला वाला बिल, सबसे पहला वाला बिल, ओरिजिनल बिल, जहां से क्वेश्चन शुरू हुआ था वो वाला बिल। 3,000. हाँ बेटे बोलो ना बेटे। 9,000। 9,000, 3,000. 3,000। देखो जो हमारा पहला वाला बिल था ना बेटे, मैं बिल्स रिसेबल 1 की बात कर रहा हूँ। बिल्स रिसेबल 1 कितने का था? 9,000 रुपीज का था, हाँ या ना? अरे याद आया? अपनी एंट्री चेक करो, सबसे पहला Yes, वाला बिल sir. 9,000 का था, यस और नो? फिर उसमें लिखा था अनिल रेमिट्स 1,000 रुपीज टू संजय, तो सॉरी 1/3 अमाउंट टू संजय। तो बेटे अगर अनिल ने 1/3 अमाउंट संजय को दिया होगा तो अनिल ने कितना रखा होगा? बोलो ना बेटे, अनिल ने कितना रखा होगा? सर 2/3 अनिल ने रखा, 1/3 संजय को दिया। तो अनिल और संजय के बीच में रेशो क्या डिसाइड हो गया? रेशो डिसाइड हो गया 2:1। और एक बार जो रेशो डिसाइड हो गया वो पूरे क्वेश्चन में एज इट इज एप्लीकेबल होता रहेगा। इतनी बात याद रखें, एक बार क्वेश्चन में जो रेशो डिसाइड हो गया वो क्वेश्चन के खत्म होते तक वही रेशो कंटिन्यू होता रहेगा। सर रेशो बदल नहीं सकती ना, रेशो बदलेगी नहीं। रेशो बेटे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा लेकिन रेशो नहीं बदलेगी, इतना ठीक है? तो एक बार रेशो डिसाइड हो गया कि जो भी हिस्सा बंटवारा होगा उसमें अनिल का शेयर होगा 2/3, संजय का शेयर होगा 2/3, तो आगे जाके भी जो बटेगा उसमें अनिल का शेयर 2/3 ही रहेगा और संजय का शेयर 1/3 ही रहेगा। इतना क्लियर है, यस और नो? यस सर। अब मेरे हिसाब से सभी ने अपनी अनिल की बुक में जो एंट्री बननी है वो बना ली होगी, संजय की बुक में जो एंट्री बननी है बना ली होगी। ठीक, आगे बढ़ जाऊं क्या बेटे? आगे बढ़ जाऊं? ये कह रहे हैं बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के पहले अनिल इंसॉल्वेंट हो गया। मैच्योरिटी के पहले अनिल इंसॉल्वेंट हो गया, क्या बेटे बिल ऑनर्ड हुआ होगा या डिसऑनर्ड हुआ होगा? बोलो ना। ऑनर्ड। बिल ऑनर्ड हुआ है कि डिसऑनर्ड हुआ है? ऑनर, डिसऑनर, 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 हाँ डिसऑनर हुआ है बिल। क्यों ऐसा बताओ बेटे? सेकंड बिल किसने ड्रॉ किया था और किसने एक्सेप्ट किया था? सेकंड बिल किसने ड्रॉ किया था और किसने एक्सेप्ट किया था? बोलो ना बेटे। संजय ने ड्रॉ किया था, अनिल ने एक्सेप्ट किया था। हाँ, सेकंड बिल संजय ने ड्रॉ किया और अनिल ने इसकी एक्सेप्टेंस दी थी। तो अनिल कौन था बेटे? इस बिल का ड्रॉई, और संजय कौन था यहां पर? ड्रॉर। उसके बाद में संजय ने इस बिल को अपने बैंक से डिस्काउंट करवाया था। बोलो हाँ या ना? अब जब ये कहते हैं कि ड्यू डेट के पहले अनिल इंसॉल्वेंट हो गया तो बेटे यहां पे तो ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया, और अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया तो ऐसा नहीं लग रहा बेटे जिसने ऑर्डर एक्सेप्ट किया था, जिसने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे हुक्म को मानूंगा, मैं तुम्हारे ऑर्डर को मानूंगा, जब वही पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई तो अब तो बिल की वैलिडिटी खत्म हो गई आपकी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो यहां कैंसिल हो जाएगा। हाँ या ना? बोलो ना बेटे। मैंने कहा कि अगर ड्रॉवर डिसऑनर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्रॉई अगर डिसऑनर हुआ तो, ड्रॉई अगर डिसऑनर हो जाए ना तो इमीडिएटली बिल आपका डिसऑनर हो जाएगा। सॉरी, ड्रॉई अगर इंसॉल्वेंट हुआ तो इमीडिएटली आपका बिल भी क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. एक बार फिर सुनो बेटे, दो पार्टी होती हैं, एक होता है ड्रॉवर और एक होता है ड्रॉई। अगर ड्यू डेट के पहले ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, नो डिफरेंस, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। अगर यहां पर ड्रॉअर इंसॉल्वेंट हो जाए दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि प्रॉमिस करने वाला कौन होता है? ड्रॉई। और ड्रॉई तो बेटे इंसॉल्वेंट नहीं हुआ ना। अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंट नहीं हुआ तो बैंक वाले ड्रॉई से अपने पैसे रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर ड्यू डेट के पहले ड्रॉई डिसऑनर हो जाए, ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो जाए, ड्यू डेट के पहले अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो जाए
तब तो बेटे आपको अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को इमीडिएटली डिसऑनर करना पड़ेगा। आपको अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को इमीडिएटली डिसऑनर करना पड़ेगा। नेहा बेटे बात समझ में आई, हाँ या ना? यस सर। चलो तो बेटे अब सेकंड बिल डिसऑनर हो गया है। सेकंड बिल को डिसऑनर करने की एंट्री बताओ बेटे। गलत बनाओ, बनाओ मतलब लिखो, ठीक है ना? गलत बनाओ सही बनाओ, डरना नहीं बेटे, क्योंकि अगर अभी डर गए ना तो जिंदगी में कभी ये डर बाहर नहीं निकलेगा। फिर गलत बनाओ सही बनाओ, लेकिन बनाओ। सर मुझे, हाँ बोलो। सर बैंक को फिर एक भी रुपया नहीं देना है? वो आप देखो, वो मुझे नहीं पता। आप आराम से सोचो ना बेटे। आप अपने आप को बैंक वालों की पोजीशन पे रख के देखो, आप अपने आप को अनिल की पोजीशन पे रख के देखो, आप अपने आप को संजय की पोजीशन पे रख के देखो, खुद ही अपने आप जवाब मिलेगा। और गलत हो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, आपस की बात है, फिर निपट लेंगे, उसमें क्या है। ये वाला क्वेश्चन एक बार और सॉल्व कर लेंगे, ऐसा वाला एक आध दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़े ना उसमें। एक दिन और लग जाएगा, उससे क्या होगा। गीतिका मुझे आंसर नहीं चाहिए। गीतिका आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी एंट्री। मुझे एंट्री नहीं चाहिए, एंट्री आप लोगों के लिए है बस। एंट्री सिर्फ आप लोगों के लिए है बस। सभी लोगों ने अगर अनिल की बुक में बिल को डिसऑनर कर दिया होगा और संजय की बुक में डिसऑनर की एंट्री कर ली होगी तो बताएं, तो फिर मैं आपको आगे लेके चलूं। सभी ने बेटे अगर अनिल की बुक में और संजय की बुक में डिसऑनर की एंट्री रिकॉर्ड कर ली हो तो बताएं, फिर मैं आपको आगे लेके चलूं। हो गई सर, डिसऑनर की एंट्री भी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ूं अब। क्या सभी ने डिसऑनर की एंट्री रिकॉर्ड कर ली है, हाँ या ना? यस सर, डिसऑनर की एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली है। अब डिसऑनर भी हो गया बिल। इसके बाद क्या बचा आखिरी में? इसके बाद बेटे आखिरी में यहां पर जब ये कह रहे हैं कौन इंसॉल्वेंट हुआ, सर अनिल इंसॉल्वेंट हो गया। अनिल इंसॉल्वेंट हो गया बेटे, और उसकी एसेट या उसकी संपत्तियों को बेचकर, जितनी एसेट उसके पास में थी उतनी सारी एसेट बेचकर 50% अमाउंट रिकवर हुआ। अनिल के पास में जितनी एसेट थी उन सारी एसेट को बेच दिया गया। सारी एसेट को बेचने के बाद सिर्फ और सिर्फ 50% अमाउंट रिकवर हुआ है। ट्रांजैक्शन मिल गया बेटे, ट्रांजैक्शन मिला है। अनिल इंसॉल्वेंट हो गया है। अनिल के इंसॉल्वेंट होने के कारण अब यहां पर अनिल और संजय के बीच में आपस में सेटलमेंट होना है, पैसों का लेन देन होना है। ये कह रहे हैं कि अनिल की सारी एस्टेट बेच दी गई है और सारी एस्टेट बेच के सिर्फ और सिर्फ 50% अमाउंट रिकवर हुआ है। सर इंक्लूडिंग फर्स्ट बिल? वो आप देखो, मुझे नहीं पता। वही तो दांव पेच है ना बेटे। हम अकाउंटेंट नहीं हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ठीक है ना। और अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो सब कुछ बेटे चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करेगा। वी आर नॉट द नॉर्मल अकाउंटेंट, वी आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट। सोचो और सोच रहे सर मुनीम है हम, हाँ मुनीम है। अभी तक तो बेटे बाबूगिरी की एंट्रियां करी हैं, अब आखिरी एंट्री है मुनीम की एंट्री। सर दोनों की बुक में, हाँ बेटे दोनों की बुक में एंट्री करनी पड़ेगी ना। अगर एक आदमी पैसे देगा तो दूसरा आदमी पैसे लेगा भी तो। हो गई सर, हो गई सर मेरी एंट्री, सबकी एंट्री हो गई बेटे। मेरी उम्मीद है सभी लोगों ने एंट्री लिख ली होगी। ये सर हो गई, हो गई है, वेरी गुड। बेटे आपकी स्क्रीन में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिख रहा है क्वेश्चन? अरे दिख रहा है कि नहीं, बोलो बेटा। नो सर। नहीं दिख रहा तो देखो नालायक, आंखें खोल के देखो। कह रहा नो सर।
जितना हो सकता उतना बड़ा करने की कोशिश कर देता हूं। ये लो, अब दिखा ठीक ठाक तरीके से। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बेटे। सबने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? यस सर। ले लिया है, वेरी गुड। ये है आपका आज का होमवर्क। बेटे अभी मैंने आपको एक एक क्वेश्चन में, पूरे के पूरे क्वेश्चन में एक एक लाइन को तोड़ तोड़ के पढ़ पढ़ के बताया और आपने अपनी एंट्री बनाई। अब बेटे क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने है, इस क्वेश्चन को तोड़ना भी आप ही को है, तोड़ने के बाद इंटरप्रिटेशन भी आप ही को करनी है और इसकी एंट्री भी आप ही को बनानी है और दोनों पार्टियों की बुक में एंट्री करेंगे आप, ठीक है। जहां आपने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके बाद का एक पेज छोड़ देंगे आप। ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं। अभी जिस क्वेश्चन को आपने अभी सॉल्व किया है उसके बाजू का एक पेज आप छोड़ देंगे और उसके बाद के एक पेज से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अरे बात समझ में आ गई, हाँ या ना? ओके सर, डन। यस सर। चलो बेटे, गुड नाइट। कल मुलाकात करेंगे, कल मिलेंगे। कल हमारी क्लास का टाइमिंग होगा 6:30 से कर दूं बेटे? क्लास का टाइमिंग 6:30 कर दूं? नो सर, 7 ही रहने दो। क्यों, क्या हुआ? कौन है? डॉली, क्या इशू है बताओ। अगर बता सको तो, मतलब बहुत ज्यादा पर्सनल ना हो, बता सकते हो तो बताओ। नो सर, ऐसे ही। ऐसा ही नहीं, असल में क्या 6:30 अगर क्लास का टाइमिंग हो जाएगा तो आप लोग भी 8:30 तक एटलीस्ट फ्री हो जाएंगे। इसके बाद क्लास कब होती है आपकी? मेरी क्लास के बाद से आपकी क्लास कब होती है? हाँ बेटा, चलेगा 6:30। नहीं, मेरी क्लास के बाद अगली क्लास कब है आपकी? है कोई रिवीजन क्लास इसके बाद में? नो सर, कोई रिवीजन क्लास नहीं है। इसके बाद नो कोई सर, रिवीजन बस क्लास आपका ही नहीं है, है। ठीक है। तो बेटे 6:30 कर देते हैं। असल में 6:30 करने से ये होगा कि कभी मुझे 2 की जगह 2.5 घंटे खींचना है तो एटलीस्ट वहां पर भी 9 बजे तक हमारी क्लास कंप्लीट हो जाया करेगी। अरे ठीक है, अगर मान लो Yes, sir. मुझे Done, कभी sir. 2 की जगह 2.5 घंटे तक भी क्लास सोच लेनी अच्छा है सर, क्योंकि अच्छा है बेटे सर। आज की हमारी क्लास थोड़ी सी एक्स्ट्रा चल गई है। एक दिन मैं अपने शेड्यूल से पीछे चल रहा हूँ, तो इस एक दिन को मेकओवर करने के लिए मुझे अगले 5-7 दिन तक आधे घंटे ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना? इसलिए चलेगा लगा रहा हूं। सर। ठीक है, हाँ। तो बेटे कल मुलाकात होगी शाम को 6:30 को। अगर मान लो कोई मैसेज ना भी आए, ठीक है, बैकलॉग, अच्छा अब तो बैकलॉग, हाँ। तो मैं कह रहा हूं बेटे अगर कल मान लो मैसेज ना भी आए तब भी कल शाम को आपकी क्लास 6:30 को होगी। लिंक भी वही होगा जो आज आपकी क्लास का लिंक था, ठीक? हाँ या ना? बात समझ में आ गई? यस सर, आ गई। यस सर, वेरी गुड। चलो बेटे, बाय बाय, कल मुलाकात करेंगे। बाय बाय बेटे, गुड नाइट, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।